तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सैयद काशिफ। आज के दिन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोर्ड में आप लोगों को 10 मार्क्स के लिए देखने के लिए मिलेगा। अब अगर आप लोग टेक्स्ट बुक देखोगे तो टेक्स्ट बुक जो है 3 एक्सरसाइज में डिवाइड किया है पूरे चैप्टर को। अब यही 3 एक्सरसाइज को मैंने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। हालांकि मैंने उसमें लिखा है कि मैं कौन से एक्सरसाइज के हिसाब से आपको टाइप में डिवाइड करके देने वाला हूँ, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। बस लेक्चर के साथ मेरे साथ में बने रहना है। मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि 10 मार्क्स गारंटी आपके निकलेंगे अगर ये पूरा वीडियो आप एंड तक के देखोगे। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट की चलिए शुरू करते हैं। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोगों को 10th स्टैंडर्ड का थोड़ा सा कंसेप्ट और जो 11th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट था वो सब मालूम होना चाहिए। तो मैं बोलता हूं अगर आप लोगों ने 11th भी नहीं पढ़ा है ना, और अभी लास्ट के जो 10 दिन बचे हुए और उसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं बोल रहा हूँ गारंटी मैं दे रहा हूँ कि ये 10 मार्क्स फिर भी आपके निकलेंगे। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ बस उसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। बुक और पेन बस लेकर के रेडी रहो और जो जो बता रहा हूँ वो नोट डाउन करते रहो। सबसे पहले आपको ये देखो टेबल आना चाहिए। ये टेबल ऑलरेडी मेरे को लगता है आप लोगों को आता होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं बता के दे रहा हूँ। आप ये पहली वाली लाइन याद रखो, 0 हाफ 1/√2 √3/2 और फिर 1। कॉस के लिए हम लोग ये उल्टा लिखते थे, है ना। ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, √3/2 1/√2 1/2 और फिर 0। tan लिखने का है तो tan लिखने के लिए 0/1। देखो साइन अपॉन कॉस होता है ना tan, 0/1 0। न्यूमरेटर अपन न्यूमरेटर याद रखने का, 1/√3 1/1 1 ही होगा, √3/1 √3 1/0। जब भी 1/0 देखने के लिए मिले तो इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब कोसेक जो है वो साइन का उल्टा है ना। कोसेक जो है वो साइन का उल्टा है। अगर 0 है, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है 1 होता है। तो 0/1 का उल्टा करूंगा तो 1/0 ही आएगा। 1/0 फिर से क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1/2 का उल्टा करा 2/1 1/√2 का उल्टा किया √2 √3/2 का उल्टा 2/√3 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही रहेगा, ठीक है। कॉस का उल्टा देखो सेक होता है ना, कॉस का उल्टा सेक होता है। 1/1 फिर से 1 आएगा, √3/2 2/√3 1/√2 √2 आ जाएगा, 1/2 2 आ जाएगा। 0/1 दिखा, इसका उल्टा किया तो वापस से क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड यानी इन्फिनिटी, है ना। नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी कुछ भी आप लिख सकते हो। tan का उल्टा देखो कॉट होता है, 0/1 का उल्टा किया तो 1/0, अगेन इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर 1/√3 तो √3 1/1 का 1 ही बनेगा। √3 है, √3 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो अंडरस्टूड है क्या रहेगा, 1 रहेगा। इसका उल्टा करो तो 1/√3 और लास्ट में नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी है, 1/0 का उल्टा करो तो 0/1 होता है। 0/1 0 होता है। तो मैं बोलता हूँ कि एग्जाम में जब भी आपके पास आंसर शीट आए पहले, तो उस आंसर शीट में ना सबसे पहले ये टेबल बना करके रखो, नहीं तो फिर है ना बाद में कंफ्यूजन होगा। सोचना पड़ता है एग्जाम में कि फिर आप वो टेबल बनाते बैठोगे। तो 10-15 मिनट पहले जो आंसर शीट आती है उसमें आप सबसे पहले ये नोट करके रखो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसका कुछ काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये टेबल अपने को क्लियर हो गया। एक चीज और याद रखो, 0 डिग्री के लिए 0 ही रहता है। ये जो है ना डिग्री में लिखा हुआ है, और यहाँ जो ऊपर लिखा है ना ये सब रेडियन में लिखा हुआ है। तो अब ये रेडियन वर्ड याद मत रखो, चलेगा। आप बस ये रखो π/6, 30 डिग्री मतलब π/6 होता है, ऐसा याद रखने का। 3 है तो 6 है, 6 है तो 3 है ना। ये ट्रिक हो गई। π/4 इज 45, 4 के से याद रखने का कि π/4 आता है, और 90 डिग्री π/2 होता है। कितने लोगों को ये भी याद नहीं रहता है। तो मैं बोलता हूँ कि इसको आप टेबल को अच्छे से बना के रखो और याद रखो, तो मैं बोलता हूँ आपका मेन काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले ना इस ग्राफ को समझ लेते हैं। इस ग्राफ में ना हम लोगों को एक क्वाड्रेंट सिस्टम सबसे पहले समझना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने 2 लेआउट्स बनाए हुए, ये दोनों लेआउट को हम लोग लाइन से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग है ना ग्राफ का एक पैटर्न समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये ग्राफ वापस से बना रहा हूं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको याद रखना है, मैं आप लोगों को बोलता हूं कि इस तरीके से याद रखो, ऐड शुगर टू कॉफी। अब ये ऐड शुगर टू कॉफी का मतलब क्या हो गया समझ लेते हैं। ये ए का मतलब ऑल होता है। मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट पे आते हैं, एस से ना साइन आता है,
और साइन का जो उल्टा होता है वो कोसेक होता है। इसका मतलब है कि इस सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ ये दो बंदे जो है पॉजिटिव रहेंगे, बाकी कोई और अगर यहाँ देखने मिल गया तो वो नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट पे आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टी दिख रहा है ना, एड शुगर टू से अपना टी यानी टेन आ गया। अब टेन का उल्टा जो है वो कॉट होता है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट आया तो पॉजिटिव। अब क्लियर हो गया रहेगा। सी से अपना कॉस आता है, कॉस का उल्टा जो है वो सेक होता है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये दो बंदे अगर दिखे तो ही पॉजिटिव रहेंगे, वरना कोई और दिखा तो वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आप लोगों को मालूम होना चाहिए सबसे पहली चीज ये चैप्टर करने के लिए। इसके अलावा और क्या मालूम होना चाहिए वो मैं लेआउट से समझाने वाला हूं। आप लोग ये याद रखो कि अगर जैसे यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है। अब अगर मैं आपको समझ लो, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास में 190 डिग्री है और मैं आपको पूछ रहा हूँ कि 190 डिग्री को कहां पर प्लॉट करोगे, तो आप लोग बोलोगे सर 180 डिग्री यहाँ पर दिख रहा है, तो 190 जो है वो थोड़ा यहाँ पर कहीं आएगा, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, ये वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको ये 190 डिग्री जो है वो प्लॉट करने मिलेगा। अब मान लो मैं आपको बोलूंगा कि 280 डिग्री को प्लॉट करके बताओ, तो आप लोग बोलोगे सर 280 डिग्री जो है 270 यहाँ पर है, तो 280 को सर यहाँ पर प्लॉट कर दो। ठीक है, बराबर बोल रहे हो आप लोग। ठीक है, तो अब ये सारे कंसेप्ट से हम लोग ने थोड़ी चीजें अभी देखने वाले हैं। जैसे मैंने बोला 190 डिग्री, 190 डिग्री का मतलब कि आप क्या करने वाले हो, 180 में 10 ऐड कर रहे हो। 180 में 180 का मतलब क्या होता है, पाई होता है ना। पाई में आप कितना ऐड कर रहे हो, 10 डिग्री। कि 10 डिग्री जो है कोई तो एंगल है ना, कुछ तो एंगल है, तो मतलब आपने क्या किया, पाई में कुछ एंगल ऐड किया, पाई में यानी 180 में कुछ एंगल ऐड किया, तो पाई में कुछ एंगल ऐड किया मतलब यहाँ पर आएगा। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं लिखूंगा पाई प्लस थीटा। समझ में आ रहा है, पाई प्लस थीटा यहाँ पर आ रहा है। मान लो कि मेरे पास 190 नहीं है, मेरे पास में 160 है। अब आपको मैं अगर पूछूं कि 160 डिग्री कहाँ आएगा, तो आप लोग बोलोगे सर 160 डिग्री जो है यहाँ पर, इसको हटा देते हैं पहले। सर यहाँ पर है ना 180 में से ना आप 20 माइनस कर दो तो आपको है ना 160 डिग्री मिल जाएगा, बराबर। अब 180 का मतलब क्या होता है, पाई होता है, बराबर। 180 मतलब पाई, पाई में से आप कुछ एंगल अब माइनस कर रहे हो। जब पाई में से है ना 180 में से कुछ एंगल माइनस करोगे तो वो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा पाई माइनस थीटा। ठीक है, इसमें यहाँ से हटा देते हैं। अब आ जाते हैं राइट साइड पे। अब मान लो मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि 360 डिग्री है, उसमें 20 ऐड करो, है ना, एक 20 ऐड करने बोल रहा हूँ, और यही 360 डिग्री में मैं 20 माइनस करने बोल रहा हूँ। अब सबसे पहले ये समझ लो कि जो 360 डिग्री है वो इक्वल टू 2 पाई है ना। 360 डिग्री इक्वल टू क्या है, 2 पाई है। मतलब ये 2 पाई में एक बार मैं कुछ एंगल ऐड करूंगा और एक बार मैं कुछ एंगल में माइनस करूंगा। जब मैं एंगल को ऐड करूंगा, है ना, 360 यहाँ पर है, ऐड करने से ये वापस ऊपर जाएगा, तो इस तरफ यहाँ पर आ जाएगा। ये 2 पाई में कुछ एंगल ऐड किया तो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। और यही अगर मैं एंगल सब्ट्रैक्ट कर दूं, 2 पाई में कुछ एंगल माइनस कर दूं, है ना, जैसे मान लो 20 माइनस किया तो ये 340 होएगा। अगर मैं बोलूं 340 कहां पर आएगा, तो 340 जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, ये बस आप कंसेप्ट फिलहाल याद रखो। जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे तब ये कंसेप्ट का डिटेल आपको समझ में आएगा कि क्यों ये चीज बताई गई है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं कि अगर आपको पाई देखने मिला, 2 पाई देखने मिला, 3 पाई देखने मिला, सिंगल बंदे लोग अगर देखने मिले तो आप चेंज नहीं करोगे। ठीक है ना, नो चेंज। अब क्या चेंज नहीं करेंगे ये हम लोग लेक्चर के साथ समझते जाएंगे, बस फिलहाल ये आप लोगों को नोट करते जाना है नोटबुक में अपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो कंसेप्ट था ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस था। अब यहाँ पर जो कंसेप्ट हम लोग देखने जा रहे हैं ये है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ठीक है ना, वाई एक्सिस। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे तो π/2 देखने मिल रहा है ना, फ्रैक्शन में देखने मिल रहा है। यहाँ पर 3π/2 देखने मिल रहा है, ये भी फ्रैक्शन में। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि 90 डिग्री में कोई एंगल ऐड कर लो, मान लो 10 ऐड कर लिया, 90 मतलब π/2 होता है। यही π/2 में आप कोई एंगल ऐड कर रहे हो, दो कंडीशन बन सकती है, या तो एंगल कुछ ऐड करोगे या तो कुछ एंगल आप सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर मैंने इस π/2 यानी 90 में कुछ एंगल को ऐड किया मतलब मान लो अगर 10 ऐड किया तो 100 हो गया ना। 100 कहां पर चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो ये इस तरीके से आएगा यहाँ पर π/2 प्लस थीटा। और अगर यहाँ पर मैं रिवर्स कर दिया यानी मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो रिवर्स बोले तो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, पाई बाई टू माइनस थीटा, बराबर ना। अगर इसी 90 में से मैं 10 माइनस कर दूं तो 80 हो गया। 80 तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग नीचे 3 पाई बाई टू पर। ये 3 पाई बाई टू के लिए समझ लेते हैं। मान लो इस 270 में मैं कुछ एंगल ऐड कर रहा हूं, जब इसमें कुछ एंगल ऐड करूंगा तो वो ये क्वाड्रेंट में चला जाएगा, है ना। 3 पाई बाई टू प्लस थीटा, और इसी में से कोई एंगल मैंने माइनस कर दिया तो हो जाएगा 3 पाई बाई टू माइनस थीटा, ठीक है ना। तो अभी इतना बता देने से मेरे को लगता है लास्ट वाला भी पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया रहेगा। अब जैसे हमने देखा कि सिंगल वाले में कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, क्या चीज में चेंजेस नहीं आने वाला है वो सम सॉल्व करते समय समझेंगे। बस मैंने बोला आप लोगों को ये नोट रखना है, नोट करते रहना है। और यहाँ पर जब फ्रैक्शन देखने मिल जाए तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि चेंज क्या करना पड़ेगा, तो मैं बोलता हूं अगर आपको साइन देखने मिला तो साइन को चेंज कर दो कॉस में, कॉसेक में नहीं, साइन को चेंज कर दो कॉस में। और कॉस देखने मिला तो चेंज कर दो उसको साइन में, ठीक है। टैन देखने मिला चेंज कर दो उसको कॉट में, कॉट देखने मिला तो कॉट को चेंज कर दो टैन में, सेक देखने मिला सेक को चेंज कर दोगे आप कोसेक में, और कोसेक देखने मिला तो इसको चेंज कर देंगे हम लोग सेक में, ठीक है। इतना कंसेप्ट अगर आप लोगों को अच्छे से समझा है तो मैं बोलता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत इजीली समझेगा। और इसी के साथ हम लोग अपना फर्स्ट वाला टाइप शुरू करने जा रहे हैं जो कि प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन। प्रिंसिपल और जनरल सोल्यूशन का ये मैंने बेसिक कंसेप्ट बस लिख करके रखा है, रीड आउट कर दे रहा हूँ ताकि आप भी फिलहाल इसको नोट करके रख लो। फिर हम लोग टाइप 1 जैसे ही शुरू करेंगे उसमें ये कंसेप्ट अपने को लगने वाला है। फिलहाल के लिए आप ये प्रिंसिपल सोल्यूशन देखो कि वैल्यू ऑफ थीटा लाइज बिटवीन 0 टू पाई बाई टू, मतलब इसके बीच में आपकी वैल्यू देखने मिलेगी। वेरएज जनरल सोल्यूशन के लिए थीटा जो है इट कैन बी ग्रेटर देन 2 पाई। क्या है ये सब हम लोग टाइप 1 जब अभी शुरू कर रहे हैं उसमें हम लोग ये सब डिटेल में देखेंगे। फिलहाल ये समझ में आया तो फटाफट इसको अच्छे से नोट डाउन करके रखो। तो चलिए टाइप 1 से शुरू करते हैं जो कि है प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन। अब ये वाला टाइप जो है आपकी एक्सरसाइज 3.1 पे पूरा बेस्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक सम लिया है, ये वाला सम आप देखोगे तो टेक्स्ट बुक का ही सम है और बोर्ड्स में आ चुका है ये सम। यहाँ पर दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। आपको ये समझना है कि साइन का वैल्यू हाफ कितने डिग्री पे देखने मिलता है। साइन का वैल्यू हाफ अपने को कहाँ देखने मिलेगा ये समझते हैं। साइन का वैल्यू हाफ अपने को देखो 30 डिग्री पे देखने मिल रहा है ना। साइन का वैल्यू हाफ 30 डिग्री यानी पाई/6 पे देखने मिल रहा है। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ की जगह मैं लिख सकता हूं साइन पाई/6। हम लोगों ने प्रिंसिपल सॉल्यूशन के कंसेप्ट में एक चीज समझा था जो मैंने आपको नोट करने के लिए बोला था, आप लोगों ने यहाँ पर जरूर लिखा रहेगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए कि वैल्यू ऑफ थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई। 0 एंड 2 पाई का मतलब क्या हो गया, 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री, है ना। तो हमारा थीटा का वैल्यू जो है वो पाई/6 आया है, पाई/6 यानी 30 डिग्री, मतलब अपनी कंडीशन जो है वो बराबर है। 0 और 360 के बीच में अपने पास में जो है 30 डिग्री देखने मिल रहा है। तो ये डायरेक्ट पूरा स्टेटमेंट लिखना है अपने को, वैल्यू ऑफ थीटा लाइज बिटवीन, वैल्यू ऑफ थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई, बराबर ना, इसके बीच में देखने के लिए मिल रहा है। और थीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास में पाई/6 है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में बोलता हूँ ये एक आपको वैल्यू मिली है, ऐसे 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेंगे। किस तरीके से मिलेंगे ये भी समझ लेते हैं। ये ग्राफ को वापस मैं यहाँ पर बनाता हूँ जो पीछे बनाया था। हम लोगों ने ये चीज देखा था कि ऐड शुगर टू कॉफी होता था। ऐड शुगर में यहाँ पर ऑल था, यहाँ पर साइन और कोसेक था। इसका मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक जो है पॉजिटिव रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल यानी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पॉजिटिव रहेंगे। अभी जो पाई/6 है, पाई/6 मतलब 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री तो यहाँ पर आ रहा है। तो हमको अब ये चेक करना है कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा और कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो ये चीज क्लियर है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जैसे हमने यहाँ पर एक प्रिंसिपल वैल्यू निकाला है, तो सिमिलरली हम लोग है ना यहाँ पर ये चेक करेंगे कि साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव आ रहा है, और अगर आ रहा है तो किस तरीके से। तो हम लोग को यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ेगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, अब यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये सेकंड क्वाड्रेंट है, बराबर। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक जो है पॉजिटिव है, बराबर। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक जो है पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो क्या देखने मिल रहा है, पाई-थीटा, बराबर। क्या देखने मिल रहा है, पाई-थीटा। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे
जैसे यहाँ पर लिखा था ना हाफ, हाफ की जगह पे साइन पाई बाई 6 आ रहा था, तो सिमिलरली यहाँ हाफ की जगह पर आएगा पाई माइनस टीटा। लेकिन अब यहाँ पे सवाल है कि टीटा क्या है, तो टीटा क्या है आपके पास में, आपके पास में तो टीटा आपने देखा ना कंपेयर करके, आपके पास में जो टीटा है वो क्या है, इक्वल टू पाई बाई 6 है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे पाई बाय 6, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन टीटा इज इक्वल टू साइन, एलसीएम ले लेंगे 6 पाई माइनस पाई बाय 6, तो साइन टीटा का वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल रहा है साइन 6 पाई माइनस पाई इज 5 पाई, 5 पाई बाय 6। अब यहाँ पर एक और स्टेटमेंट आपका बनेगा कि वैल्यू ऑफ टीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई, बराबर इस तरीके से कि आपका वैल्यू वापस से दूसरा एक क्या देखने मिल रहा है 5 पाई बाय 6, एंड देयरफॉर आप बोल सकते हो प्रिंसिपल सॉल्यूशन उसने पूछा था, तो आप ऐसा लिख सकते हो यहाँ पर कि प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, दो सॉल्यूशन देखने मिला, एक सॉल्यूशन क्या मिला मुझे पाई बाय 6 मिला, एंड दूसरा सॉल्यूशन क्या मिला मुझे 5 पाई बाय 6, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए सेकंड वाले सम से शुरू करते हैं जो कि है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इस बार कॉट टीटा का वैल्यू दिया है। अब फर्स्ट वाले सम में मैंने बहुत डिटेल में बताया था, सेकंड वाले सम में हम लोग अब इसको फास्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कॉट टीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0। अब हमको ये देखना है कि कॉट का वैल्यू 0 कितने डिग्री पे देखने के लिए मिलेगा। तो कॉट का वैल्यू 0 कहाँ देखने मिल रहा है, देखो कॉट यहाँ पर है, कॉट का वैल्यू 0 कहाँ देखने मिल रहा है 90 डिग्री। हम लोग डिग्री में नहीं लिखेंगे, हम लोग रेडियन में लिखेंगे, बराबर। रेडियन में कितना दिया हुआ है पाई बाई 2। ठीक है, तो कॉट पाई बाई 2 इज 0 है ना, कॉट पाई बाई 2 इज 0, ये याद रखना है। तो कॉट पाई बाई 2 का वैल्यू जो है वो 0 देखने मिल रहा है, तो आप ऐसा लिखोगे कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट पाई बाई 2। मतलब समझ में क्या आ रहा है कि थीटा का वैल्यू क्या है पाई बाई 2 है ना, थीटा का वैल्यू क्या है पाई बाई 2 है। अब आपको एक प्रिंसिपल सोल्यूशन मिल रहा है, मैंने बताया कितने प्रिंसिपल सोल्यूशन मिलेंगे हम लोगों को, 2 प्रिंसिपल सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रफ में मैं लिख दे रहा हूँ खाली अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाद में हम लोग इसको हटा देंगे। थीटा की जगह क्या आया पाई बाई 2 आया। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि वैल्यू, या तो ऐसा लिखो कि थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई, बराबर ना। 2 पाई का मतलब 360 होता है, हमारे पास पाई बाई 2 आया है, पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड है। ठीक है ना, देयरफॉर थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई। एक हम लोगों ने प्रिंसिपल सोल्यूशन निकाल लिया, लेकिन हम लोगों को 2 प्रिंसिपल सोल्यूशन मिलेंगे, मैंने बताया। दूसरा प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने के लिए आप ये देखो कि कॉट ये वाले क्वाड्रेंट के अलावा और कहां पर पॉजिटिव है ना। जैसे मैंने यहाँ पर ये वापस से एक ग्राफ बना दिया, ऐड शुगर टू कॉफी, बराबर। ए का मतलब ऑल होता है, और ये सॉरी टी यानी टैन होता था, बराबर। टैन के साथ में उसका उल्टा कॉट होता था, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब 90 डिग्री जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट पर, समझ लो ना, एक तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट पर यही रेंज में आ रहा है। एक हो गया पार्ट, दूसरे पार्ट में हम लोगों को फाइंड करना है। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये जो एक्सिस है यहाँ पर से अपना देखो पाई शुरू होता है ना, पाई शुरू होता है। मैं समझा देता हूँ उसको, हम लोग ने जहाँ पर फर्स्ट वाले पेज पे हम लोगों ने देखा था, देखो पाई में आपको कुछ एंगल ऐड करना पड़ेगा। थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट जो है वो पॉजिटिव होता है, और जब थर्ड क्वाड्रेंट की बात होगी तो पाई प्लस थीटा आएगा। ठीक है ना, थर्ड क्वाड्रेंट की जब भी बात होगी तो पाई प्लस थीटा आएगा। तो यहां पर हम लोग पाई प्लस थीटा लिखेंगे, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे 0 की जगह कॉट पाई बाई 2 आया था, तो यहाँ पर आएगा कॉट पाई प्लस थीटा। समझ में आया ना क्यों आया यहाँ पर पाई प्लस थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट पाई प्लस थीटा। थीटा का वैल्यू क्या है पाई बाई 2, देखो रफ में इसलिए लिखा था यहाँ पर पाई बाई 2। अब इसको आप सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे तो ये 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई प्लस पाई हो जाएगा 3 पाई बाई 2। तो कॉट थीटा का वैल्यू दूसरा क्या मिल रहा है 3 पाई बाई 2। इसका मतलब मुझे यहाँ पे 2 प्रिंसिपल सोल्यूशन मिल रहे हैं, एंड देयरफॉर थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई के बीच में, बराबर ना। और कितना आ रहा है इस बार वैल्यू 3 पाई बाई 2, और लास्ट में बस एक स्टेटमेंट लिखना है, एंड देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, पहला सॉल्यूशन है पाई बाई 2,
एंड दूसरा सोल्यूशन आ रहा है 3 पाई बाय, ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए थर्ड वाले सम से शुरू करते हैं जो कि है जनरल सोल्यूशन। अब जनरल सोल्यूशन के लिए आप लोगों को ये बॉक्स याद रखना है इसी तरह से। मैं बोलता हूँ ये याद अगर कर लोगे तो जनरल सोल्यूशन का सम अपना ही है। मैं गारंटी देता हूँ कि ये 3.1 जो अपनी एक्सरसाइज है, यानी मेरे हिसाब से टाइप 1 है, ये टाइप 1 का आपको एक सम या 2 सम देखने के लिए गारंटीड मिलेगा। मेरे हिसाब से आप एक ही सम कंफर्म समझो जो मैं यहाँ पर अभी कराने वाला हूँ, उसके हिसाब से आप प्रिपेयर कर लोगे तो कोई भी सम आएगा ना, जितना मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पर दिया tan 2x इज इक्वल टू 0। ये बॉक्स बस याद रखना है, मैं बता रहा हूँ tan 2x इज इक्वल टू 0। अब आपको ये याद रखना है, ये समझना है सबसे पहले तो कि 0 जो है वो tan में कब देखने के लिए मिलेगा। tan का वैल्यू 0 कहाँ पर आएगा, 0 डिग्री पर ही आएगा, बराबर 0 डिग्री पर आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा tan 0। तो tan 2x इज इक्वल टू 0 कब देखने के लिए मिलेगा, tan 0 पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछता हूँ क्या कहीं स्क्वायर देखने मिल रहा है, नहीं देखने मिल रहा है ना, स्क्वायर नहीं है। देखो दो कंडीशन है tan की, एक tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है, एक है tan स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, बराबर। तो यहाँ पर देखो स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर भी स्क्वायर नहीं है, मतलब हम लोग ये वाली कंडीशन का इस्तेमाल करने वाले हैं। सो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, है ना, इम्प्लाइज, ये कंफर्म आपको वर्ड लिखना है, ठीक है, कंपलसरी वर्ड है, इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, बराबर। जो दिख रहा है देखो उसको एज इट इज लिख दिया, और लास्ट साथ में ये लिखना है कि n बिलोंग्स टू z, सभी के लिए लिखना है n बिलोंग्स टू z। n यानी कोई भी नंबर है, बिलोंग्स टू z, z यानी इंटीजर होता है। ठीक है, तो n बिलोंग्स टू z, बस ये आपको कंपलसरी लिखते जाना है। अब आपका क्वेश्चन क्या है वो देखो, है ना, दोनों को कंपेयर करो, इसको और इसको कंपेयर करो। देखो tan थीटा, थीटा की जगह क्या दिख रहा है यहाँ पर 2x, ठीक है ना, थीटा की जगह क्या देखने मिल रहा है 2x। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको कंटिन्यू करता हूँ, थीटा की जगह देखने मिल रहा है 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, बराबर। अल्फा की जगह देखो क्या देखने मिल रहा है, 0 देखने मिल रहा है, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 0 और कंप्लीट करेंगे n बिलोंग्स टू z। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पर x का वैल्यू चाहिए, तो ये x को यही रहने दो, तो n पाई प्लस 0 करोगे तो n पाई ही रहेगा, बराबर ना। ऐसे 2 प्लस 0 तो 2 ही होने वाला है, तो ये n पाई ही होगा। यहाँ पर 2 जो है मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पर जाकर के डिवाइड हो जाएगा और लास्ट में लिखना है कि n बिलोंग्स टू z, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। और कंप्लीट करते हुए इस तरीके से लिखना है कि देयरफॉर जनरल सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू n पाई बाय 2, और यहाँ पर आपका फाइनल आंसर जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सम है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप लोगों को ये बॉक्स बस याद रखना है, और ये याद हो गया तो मैं बोलता हूँ कि इसके 2 मार्क्स आपके कंफर्म निकलेंगे। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए फोर्थ वाले सम से शुरू करते हैं। फोर्थ वाला सम मेरे हिसाब से ना ये बार एक्सपेक्टेड है और काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाला सम जो है ना एक थियरम बेस्ड है, मैं बोलता हूँ थियरम कैटेगरी। क्यों थियरम कैटेगरी, क्योंकि इसमें ना कुछ स्टेप्स इनिशियली आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया है यहाँ पर cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 1, तो इसमें सिंपल सा आप सबसे पहले काम करो, डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को √2 से। अब डिवाइड करने से क्या होगा, यहाँ पर आएगा 1/√2 cos x, फिर वापस यहाँ पर आएगा 1/√2 sin x, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 1/√2। ठीक है, इतना पार्ट अपना क्लियर होता है। ठीक है, हमने क्या किया, खाली यहाँ पर 1/√2 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब आप देखो cos के साथ है ना cos का कॉम्बिनेशन बनाओ, और sin के साथ जो है वो sin का कॉम्बिनेशन बनाओ। क्या मतलब इसका, समझ लेते हैं। देखो एक फॉर्मूला है cos a माइनस b का, जो होता है cos a cos b, माइनस है तो प्लस आएगा, साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला है cos a माइनस बी। अगर आप लोग यहाँ देखोगे तो cos a cos b है ना, cos ये b हो गया आपका। अब इसको मुझे ना पहले तो cos ही नहीं है यहाँ पर, वो cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्क्रीन पे आप लोगों के टेबल आ रहा होगा, वहां पर आपको क्लियरली देखने मिलेगा कि cos का वैल्यू 1/√2 कब होता है, cos 45 डिग्री पे होता है, और cos 45 यानी cos π/4 होता है, बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ cos π/4। सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा, एज इट इज है ना cos x प्लस sin x भी एज इट इज। वापस से आप ये टेबल में देखोगे आपको 1/√2 भी साइन में देखने के लिए मिलेगा, जो कि sin π/4 पर होता है।
और राइट हैंड साइड पे 1/√2 देखने मिल रहा है, क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला बराबर कॉस ए कॉस बी बराबर ना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी हो जाएगा बराबर। ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, ए की जगह है π/4 माइनस बी की जगह पर है एक्स इज इक्वल टू 1/√2 है। अब आप ये देखो कि लेफ्ट हैंड साइड पर कॉस आ रहा है बराबर, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है, तो राइट हैंड साइड पर भी कॉस का फॉर्मेट ही बनना चाहिए। तो अब आप ये देखो कि कॉस का वैल्यू 1/√2 कब देखने मिलेगा, वो भी π/4 पर ही देखने के लिए मिलेगा। समझ में आया। अब यहां पर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ये वाला फॉर्मेट रेडी होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। अब यहाँ पर वो टेबल से आपको क्लियर होगा कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा वाला फॉर्मेट रेडी हो रहा है। इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये पूरी लाइन मैंने बताया आप लोगों को कि याद रखनी है बराबर, वो पूरा टेबल से मैंने एज इट इज लिखा हुआ है, तो टेबल से एज इट इज आ गया। अब आप कंपेयर करोगे अगर, तो थीटा की जगह पर देखने मिल रहा है π/4 माइनस एक्स बराबर, और अल्फा की जगह देखने मिल रहा है यहाँ पर π/4। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सिर्फ इतने वाले पार्ट पर फोकस करने वाले हैं, ये पार्टीशन कर देते हैं। सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, मैं वहां पे जो पूरा दिख रहा है उसको लिख देता हूं, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। थीटा की जगह मैंने बताया क्या आ जाएगा, π/4 माइनस एक्स बराबर π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा बराबर ना, अल्फा की जगह पे क्या देखने मिल रहा है π/4। किसी ने अगर इस तरीके से काम किया तो एक और मिस्टेक वहां पर उसको समझेगी और देखने के लिए भी मिलेगी। देखो आपने π/4 माइनस एक्स बनाया है, मैं बोलता हूँ π/4 माइनस एक्स की जगह पे ना x माइनस π/4 बनाओ। क्यों, अब देखो अगर ये π/4 को वहां भेजूंगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी ना वो माइनस एक्स की मिलेगी। हम लोगों को माइनस एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए, हम लोगों को कौन सी वैल्यू चाहिए, प्लस एक्स की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा खाली यहाँ पे चेंजेस करूंगा। यहाँ पर जो π/4 माइनस एक्स मैंने बनाया ना, मैं इंस्टेड क्या करता हूँ, जिससे जैसे मैंने इसको a बोल दिया था और इसको b बोल दिया था, मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसको a बोल देता हूँ और इसको b बोल देता हूँ। इससे होगा क्या, देखो कॉस a कॉस b बराबर प्लस साइन ए की जगह पर x ही होना चाहिए है ना, a और साइन b। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, कॉस a माइनस b है ना, a माइनस b। तो बस यहाँ पर खाली आपको चेंजेस कर देना है, कुछ इस तरीके से चेंजेस हो जाएंगे, a माइनस बी बराबर ना x माइनस π/4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या देखने मिल रहा है अभी हम लोगों को, x माइनस π/4, x माइनस π/4। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे तो आपको दो वैल्यूज देखने के लिए मिलेगी, आपको दो जनरल सोल्यूशन मिलेंगे। दो जनरल सोल्यूशन किस तरीके से मिल रहे हैं वो समझना है। पहले देखो यहाँ में लिख देता हूँ x माइनस π/4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4 बराबर ना, π/4। ठीक है, प्लस माइनस में से अगर मैं सिर्फ, क्योंकि दो साइन है ना, मैं यहाँ पर सिर्फ प्लस ले लेता हूँ और दूसरे साइड पर हम लोग क्या करेंगे, x माइनस π/4 इज इक्वल टू 2n पाई, जहां पर प्लस था मैं उसकी जगह पर अब यहाँ ले लेता हूँ माइनस। तो उससे क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/4 माइनस π/4 वहां जाकर हो जाएगा प्लस π/4। तो ये क्या मिलेगा, 2n पाई प्लस डिनोमिनेटर में आप देखोगे तो 4 है तो एलसीएम 4 ही आएगा, पाई प्लस पाई बनेगा 2 पाई, 2 1 जा 2 2 जा, तो मुझे यहाँ पर एक वैल्यू मिल रही है 2n पाई प्लस π/2 बराबर π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। सबके लिए लिखना है n बिलोंग्स टू z। ठीक है, ठीक है, तो मुझे x का एक वैल्यू मिल रहा है यहाँ पर। दूसरा आंसर हम लोग निकालेंगे, कलर चेंज कर देता हूं उसके लिए। x देखो माइनस π/4 है, वहां जाकर के क्या बनेगा, प्लस π/4 इज इक्वल टू 2n पाई माइनस π/4 है, वहां जाकर ये बनेगा प्लस π/4 वेयर n बिलोंग्स टू z। प्लस π/4 से माइनस π/4 आपका गया, तो क्या बचता है, x इज इक्वल टू 2n पाई बराबर वेयर n बिलोंग्स टू z
और अब आपका जो फाइनल आंसर आएगा आप इस तरीके से लिखोगे, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशंस आर, एक वैल्यू मुझे मिल रही है 2n पाई प्लस पाई बाई 2 एंड दूसरी वैल्यू मिल रही है सिर्फ 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट समय मेरे हिसाब से बोर्ड में आ सकता है, तो मेरे हिसाब से ये आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करके लेना चाहिए। थ्योरम कैटेगरी मैंने इसीलिए बोला क्योंकि आपको कुछ स्टेप्स इनिशियली जो है वो याद करने पड़ेंगे अगर आपको ऐसा फॉर्मेट देखने के लिए मिला तो। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए फिफ्थ वाले सम से शुरू करते हैं। ये भी जनरल सोल्यूशन कैटेगरी है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलूंगा आप लोगों को। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आप अगर देखोगे sin 2x है, फिर sin 4x है, फिर sin 6x है, इज इक्वल टू 0। जैसे पहले वाले सम में 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, यहाँ पर 3 है। तो मैं बोलता हूँ जब ऐसे सम्स आप लोगों को देखने के लिए मिले, टेक्स्ट बुक में ऐसे 2-3 सम्स ही आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक ये मैं करा रहा हूँ आप लोगों को, तो आपका दूसरा और तीसरा सम भी जो है वो कवर हो जाएगा कंसेप्ट। देखो sin 2x पहला वाला और ये तीसरे वाले का है ना, आप पेयरिंग करो, बीच वाले को है ना साइड में कर दो। अब पेयरिंग करो का क्या मतलब है समझ लेते हैं। आप है ना इसको साथ में लिख दो, इसको साथ में लिखो और ब्रैकेट में डाल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे, लेकिन ब्रैकेट में डाल देने से क्या होगा वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो ये लोग को मैंने ना आइसोलेट कर दिया है इससे, बराबर ना, sin 4x से मैंने इसको अलग कर दिया है। तो ये sin c प्लस sin d, ये एक फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन रहा है। याद होगा अगर आप लोगों को फैक्टराइजेशन, डी फैक्टराइजेशन, ये फॉर्मूलाज, उसमें से एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं बोलता हूँ ऐसे एक और सिमिलर सम है, उसमें भी यही सेम फॉर्मूला लगने वाला है। स्क्रीन पर आपको ये सम देखने के लिए मिल रहा है, ये वाला सम भी आपको प्रैक्टिस करके रखना है, ऐसा ही सॉल्व होगा जैसे ये मैं करके दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो sin c प्लस sin d प्लस sin 4x, इतना पार्ट अपना क्लियर है। तो पहले sin c और d का आप है ना यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करो। तो sin c और d का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, किस तरीके से होगा, 2 sin c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 है ना, इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, और यहाँ पर क्या बचा, sin 4x बचा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 sin 6 प्लस 2 8 होता है, बराबर ना, 8x अपॉन 2, 8x अपॉन 2 4x बन जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x। ठीक है, cos 2x माइनस 4x, सॉरी 6x, तो 6 में से 2 गया तो 4 ही आएगा, बराबर ना, यहाँ पर आ जाएगा cos 2x माइनस 6x, तो यहाँ पर बनेगा माइनस 4x अपॉन 2, 2 1 2 2 तो यहाँ पर आ रहा है cos ऑफ माइनस 2x। अब हम लोग को याद रखना है कि cos ऑफ माइनस थीटा का भी कुछ फॉर्मूला होता है, बराबर, cos ऑफ माइनस थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा होता है प्लस cos थीटा, ये याद रखना है। तो ये जो cos ऑफ माइनस 2x आया है, इसकी जगह आप लिख सकते हो cos 2x, तो यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग cos 2x। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा, प्लस sin 4x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप ध्यान दोगे sin 4x यहाँ भी है और sin 4x यहाँ भी है। अब ये समझ गया रहेगा कि मैंने इसको आइसोलेट क्यों किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 cos 2x, बराबर ना, इसको हम लोग यहाँ पर बाहर कर दिए इसको, और क्योंकि हम लोगों को sin 4x कॉमन लेना था तो sin 4x कॉमन आ गया, बचा प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 और इज इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पर, sin 4x को मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, सिर्फ 2 cos 2x प्लस कुछ नहीं बचा यहाँ पर, तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको है ना 2 पैटर्न देखने मिल रहे हैं, एक तो कुछ इस तरीके से 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और sin 4x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक वैल्यू बन चुकी है, बराबर। अब दूसरी वैल्यू भी बनाना है, तो इसके लिए क्या करो, 2 cos 2x को यही रहने दो, प्लस 1 वहां जाकर बनेगा -1, तो यहाँ पर आपको है ना cos 2x का वैल्यू मिलेगा, तो ये -1 है, 2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर cos 2x का वैल्यू क्या मिल रहा है, -12 मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है ना हम लोग लाइन से काम करेंगे, इन दोनों के हिसाब से हम लोगों को जो है सोल्यूशन अपना करना है। तो मैं क्या करता हूँ, 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ पेज को। पहले यहाँ पे लिखता हूँ cos 2x इज इक्वल टू -12, दूसरा वाला साइड भी लिख कर रख देते हैं sin 4x इज इक्वल टू 0।
पहले मैं साइन 4x के लिए करके बता देता हूं। साइन 4x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि आप टेबल में देखो बराबर कि साइन का वैल्यू 0 कब देखने के लिए मिलता है ना। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि साइन का वैल्यू 0 अपने को कब देखने के लिए मिल रहा है। साइन का वैल्यू 0 देखो 0 पे ही देखने मिलता है, वैसे 0 पर ही देखने के लिए मिल रहा है। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, साइन 0 लिख दोगे बराबर। यहाँ पर आ जाएगा साइन 0, ठीक है। साइन 4x इज इक्वल टू साइन 0। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कहीं भी स्क्वायर तो नहीं है ना, स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जनरल सोल्यूशन उठाएंगे। जनरल सोल्यूशन हम लोग साइन वाला देखेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n अल्फा। तो यहाँ पर ये पूरा स्टेटमेंट आपको एज इट इज लिख देना है। इस तरीके से पूरा बस आप लोगों को ये लिख देना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। अब यहाँ पे कंपेयर करो, 4x की जगह पे देखो थीटा देखने मिल रहा है ना, और 0 क्या है यहाँ पे, अल्फा है। हम लोग है ना ये थीटा वाले पार्ट को बस कंटिन्यू करेंगे नीचे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा, थीटा की जगह है 4x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू अल्फा। अल्फा की जगह पे तो 0 है, ठीक है, where n belongs to z, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 4x इज इक्वल टू n पाई। अब देखो 0 को मैं कोई भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 ही आने वाला है। तो यहाँ पर मुझे x का वैल्यू मिल रहा है n पाई बाय 4, यहाँ पर n का वैल्यू इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। यहाँ से मुझे पहला वाला मेरा जनरल सोल्यूशन मिलता है। अब सेकंड वाले पर आ जाते हैं। cos 2x इज इक्वल टू माइनस हाफ। मैं काम करता हूँ, इसको साइड में कर देते हैं थोड़ा ताकि हम लोग को स्पेस मिले लिखने के लिए। तो यहाँ पर है cos 2x, अब माइनस हाफ है, ये प्रॉब्लम है। अब आप लोग देखो cos का वैल्यू माइनस हाफ कहाँ मिलता है। मैं टेबल भी अगर आपके सामने रख दूं, cos का वैल्यू माइनस हाफ कहाँ ही देखने मिल रहा है, माइनस हाफ तो कहीं पर भी नहीं है बराबर ना। cos का वैल्यू माइनस हाफ कहीं भी नहीं है। हाँ लेकिन cos का वैल्यू हाफ देखने मिल रहा है, कहाँ पर देखने मिल रहा है, पाई बाय 3 पे देखने मिल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ना हम लोग एक कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, हम लोग ग्राफ की हेल्प लेंगे। पहले ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर एड शुगर टू कॉफी बराबर, ये सी यानी कॉस होता था और यहाँ पर सेक आता था। इसका मतलब है कि ये वाले क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ ये दोनों बंदे ही पॉजिटिव रहेंगे, कोई और आया तो नेगेटिव होगा बराबर। हम लोगों को ये देखना है कि कॉस का वैल्यू देखो, माइनस ये लिख देता हूँ यहाँ, माइनस हाफ है ना। हाफ का मतलब मैंने कितना बताया था, यहाँ पर एंगल आप लोगों ने देखा था। हाफ का वैल्यू हम लोगों को देखने मिल रहा था 60 डिग्री पर बराबर ना। कॉस का वैल्यू हाफ कहाँ देखने मिल रहा है, 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब वहां पर पाई बाई 3 देखने मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर पाई बाई 3 की मदद लेंगे, कॉस पाई बाई 3 करके लिखेंगे यहाँ पर, कॉस पाई बाई 3। अब हम लोग को इसको चेंज करना है, माइनस हटाना है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि कॉस का वैल्यू नेगेटिव कहाँ आता है। ये तो ऑल है, ये तो पॉजिटिव है, यहाँ पर तो कॉस पॉजिटिव ही आएगा। जस्ट इसके बाजू में हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर साइन और कोसेक जो है वो पॉजिटिव है, कोई और आ रहा है तो नेगेटिव। मतलब यहाँ पर अगर कॉस आया तो उसको हम लोग नेगेटिव ही कंसिडर करेंगे, यहाँ पर भी कॉस आया तो हम लोग नेगेटिव ही कंसिडर करेंगे। अब सवाल ये आता है कि हम लोग फर्स्ट लेंगे कि सेकंड वाला लेंगे बराबर ना, ये वाला ऑप्शन लेंगे कि ये वाला ऑप्शन लेंगे। तो मैं बोलता हूँ क्वाड्रेंट में आप है ना एंटी क्लॉकवाइज जाओ, सबसे पहले कौन सा वाला कॉस आ रहा है, यही वाला कॉस आ रहा है। तो हम लोग इसी को कंसिडरेशन में अपने लेंगे और इसी को हम लोग यहाँ पर नेगेटिव कंसिडर करेंगे। अब ये वाले क्वाड्रेंट में जब बात करेंगे, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है बराबर। कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। और जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा का इस्तेमाल किया जाता है बराबर। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल का इस्तेमाल किया जाता है, पाई माइनस थीटा। तो यहां पर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ये माइनस पहले से है, माइनस बराबर अभी नया वाला जो हमने कॉस इस्तेमाल करने वाले, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर, ये थीटा है ना हमारा, ये थीटा है, यहाँ पर आ जाएगा थीटा, थीटा की जगह पर है पाई बाई 3। अब ये माइनस और ये माइनस चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 3 पाई माइनस पाई बाई 3, 3 पाई माइनस पाई बनेगा 2 पाई, 2 पाई बाई 3। तो कॉस 2x का वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल रहा है कॉस 2 पाई बाई 3, ठीक है।
इसको यहाँ से हटा देते हैं और सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। अब आपने यहाँ पर फिलहाल वैल्यू को सिर्फ फाइनलाइज किया इतना कंसेप्ट अप्लाई करने के बाद में। अब हम लोग यहाँ पर ये थीटा का कंसेप्ट लेंगे, सो देयरफॉर हम लोग ऐसा लिखेंगे यहाँ पर कि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इम्प्लाइज, बराबर टेबल से जनरल सॉल्यूशन का टेबल था हमारा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। अब सॉल्यूशन में हम लोग सिर्फ इतना वाला पार्ट कंसिडर करेंगे और कंपेयर भी कर लेंगे कि थीटा की जगह पर क्या है और अल्फा की जगह पर क्या है। थीटा की जगह पे है 2x, लिख दो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह है 2 पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3। अब देखो यहाँ पर कुछ भी इसका सोल्यूशन नहीं बन पा रहा है ना, कुछ भी सोल्यूशन नहीं बन रहा है। हम लोग कुछ भी यहाँ पे कोई ऐसा बंदा भी नहीं कि वहां जाके प्लस या माइनस कर सके, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये 2 जो है यहाँ मल्टीप्लीकेशन में ये हटेगा यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में, बराबर। ये इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा, तो यहाँ पर कैंसिलेशन होगा, 2 से 2 गया, ये वाला 2 से 2 भी गया, तो मुझे यहाँ पर x का वैल्यू मिल जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू z, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। और फाइनल आंसर को कंप्लीट इस तरीके से करेंगे एक स्टेटमेंट के साथ में, स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से रहेगा, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन आर, 2 जनरल सॉल्यूशन मिला, एक तो मिला हमारे को n पाई बाई 4 एंड दूसरा जनरल सॉल्यूशन क्या मिला, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, और ये दोनों भी जो है n, जहां पर ये n का वैल्यू है इट बिलोंग्स टू z, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए टाइप 2 से शुरू करते हैं, जो कि है अपना प्रूफ कैटेगरी। एक्सरसाइज 3.2 पे बेस्ड है पूरी। इसमें आपको ना मेजरली 3 रूल्स याद रखने हैं, साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। इसके अलावा और भी फॉर्मूलाज आएंगे, वो हम लोग देखेंगे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिलहाल वो मैंने 3 मेजर फॉर्मूलाज यहाँ पर लिख करके दे दिए। याद कैसे रखना है, देखो साइन का तो एकदम सिंपल सा काम है, a अपॉन ए, बी अपॉन बी, सी अपॉन सी, ये एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है ना, a अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, है ना, सिंपल फॉर्मूला है। प्रोजेक्शन रूल में ना आप ये साइकिल को याद रखो। देखो a अगर लिखा मैंने यहाँ पर a लिखा ऐसा, तो आप ऐसा लिखो, बाद में b लिखो, फिर c लिखो, ये देखो व्हाइट कलर में लिखा हुआ है ना। अब b के बाद में देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर b के बाद में क्या आ रहा है, c आ रहा है, तो यहाँ पर cos c लिख दो। c के बाद में देखो क्या आ रहा है, सॉरी c से पहले कौन आ रहा है, फिर लिंक करने का उसी को, c से पहले कौन आ रहा है, b आ रहा है, तो cos b लिख देने का। तो b के साथ लिखा cos c, फिर c के साथ लिखा cos b, ऐसा हम लोग चेन बनाने वाले हैं। सेकेंड वाला फॉर्मूला भी देख लो, अगर b का फॉर्मूला है तो आप c लिखो फिर a लिखो, ठीक है ना। अब C के बाद कौन आ रहा है, देखो C के बाद आ रहा है A आ रहा है ना, तो हम लोग इन दोनों की चेन बनाएंगे, इन दोनों की। C के साथ में cos A आ जाएगा, A के साथ में cos C आ जाएगा। सिमिलरली ये थर्ड वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इसकी ट्रिक हो गई, आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ, एग्जाम में आंसर शीट आती है तो मैं बता रहा हूँ कि कुछ फॉर्मूलाज हम लोगों को नोट करके रखना रहेगा। मैं बोलता हूँ एग्जाम में आप लोगों को ऐसे 15 मिनट पहले आंसर शीट मिल रही है ना, तो जो मैंने स्टार्ट में बताया था, टाइप 1 के टाइम पे बताया था, फिर और भी चैप्टर्स है ना, डेरिवेटिव्स है, इंटीग्रेशन है, वो भी अगर आपको इंस्टेंट याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लास्ट में पढ़ रहे हो तो मैं बोलता हूँ शायद ही आप लोगों को याद होगा। डिमोटिवेट करना काम नहीं है, आप लोगों को समझाना काम है कि लास्ट में किस तरीके से आप अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं बता रहा हूँ अगर ये ट्रिग्नोमेट्री से 10 मार्क्स निकालने ना, तो ये फॉर्मूलाज को आपको अच्छे से करना है, इसीलिए आप कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए ये फॉर्मूलाज, ठीक है। कोसाइन रूल इंपॉर्टेंट है, ए स्क्वायर है, बी और सी आ गया, बी है तो सी ए आ गया, सी है तो ए बी आ गया, है ना। इसी तरह से ये चेन बन रही है, ए के बाद बी सी आ गया, बी के बाद देखो सी ए बन गया, है ना, सी के बाद में ए बी बन गया, है ना। ये ट्रिक होगा इसकी याद रखने की। फिर यहाँ पर देखो बी और सी आ रहा है तो 2 बी सी लिख देने का, सी है तो 2 सी ए बी है तो 2 ए बी। अब फॉर्मूला किसका था, ए का था तो cos आएगा, बी का था तो cos बी, सी का था तो cos सी। ये ट्रिक हो गई इसको याद करने की, ठीक है। बाकी कैसा रहता है कि लोग बताते नहीं है, कोई ट्रिक डायरेक्ट बोल देते याद कर लो, सम्स आप लोग को सॉल्व करके दे देते हैं, यहाँ पर छोड़ देते हैं। मैं बोल रहा हूँ इसकी ट्रिक आप समझो कि किस तरीके से फॉर्मूला जो है वो याद करना है, ठीक है। अब ये ट्रिक बता दिया हूँ, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले सम से इसके शुरू करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी cos बी माइनस बी सी cos ए, ये आपको प्रूफ करना है।
तो जब ऐसा कैटेगरी देखने मिले, देखो कॉस बी भी देखने मिल रहा है, कॉस ए भी देखने मिल रहा है, कोई और भी सम्स आपको आएंगे ना तो उसमें ना कॉस दो दो कॉस देखने के लिए मिलेगा, या तो बी ए का कॉम्बिनेशन होगा या तो ए सी का होगा, है ना, या तो बी सी का कॉम्बिनेशन होगा। तो मैं बोलता हूँ जब ऐसा पैटर्न देखने के लिए मिल जाए तो आप दिमाग में याद रखो कि हम लोग कोसाइन रूल जो है वो यूज करने वाले हैं। क्या यूज करने वाले हैं हम लोग? कोसाइन रूल यूज करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर एक कॉस बी देखने मिल रहा है और एक कॉस ए देखने मिल रहा है। कोसाइन रूल में कॉस बी और कॉस ए कहाँ पर है? कॉस बी और कॉस ए जो है वो यहाँ पर है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये पहला वाला फॉर्मूला उठाता हूँ, यहाँ से ना मैं कॉस ए का वैल्यू बनाने की कोशिश करता हूँ। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बराबर। सी ट्रिक मैंने बताया, माइनस कंपलसरी आएगा, टू सब जगह लिख देना है, बराबर ना, टू लिख देना है। फॉर्मूला बी और सी का है तो यहाँ पर बी सी लिखने का, ए का फॉर्मूला बना रहे हो तो यहाँ पर कॉस ए लिख देने का। यहाँ से हम लोग है ना कॉस ए का पहले वैल्यू बनाएंगे। देखो ये पूरे टर्म को है ना लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ तो माइनस से प्लस में हो जाएगा, टू बी सी बनेगा, ये टू बी सी कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये प्लस ए स्क्वायर है, वहां जाके माइनस ए स्क्वायर होगा। मुझे सिर्फ कॉस ए का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये टू बी सी को यहाँ से हटा दूंगा और ये यहाँ पर आ जाएगा टू बी सी। तो मुझे यहाँ से कॉस ए का वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो कॉस ए की जगह मैं ये सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। अब कॉस बी देखने मिल रहा है तो कॉस बी यहाँ पर है, बराबर ना, कॉस बी। इसी तरह से कॉस बी का वैल्यू भी बनेगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कॉस बी इज इक्वल टू कौन कौन बन रहे हैं उसमें, सी स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स कॉस बी के साथ में कौन, सी ए है, तो यहाँ पर आ जाएगा सी ए। इन शॉर्ट हम लोग ये दो बॉक्सेस, मैं एक ही बॉक्स में इसको करके लिख देता हूं, ये हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। LHS इज इक्वल टू ए सी कॉस बी माइनस बी सी कॉस ए, ठीक है। ए सी को छोड़ दो, कॉस बी की जगह क्या देखने मिल रहा है वो सब्स्टिट्यूट कर दो, ब्रैकेट खोलो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू सी ए। देखो सी ए बोलो या ए सी बोलो बात एक ही है कि नहीं, माइनस बी सी, फिर कॉस ए की जगह क्या देखने मिल रहा है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी, बराबर टू बी सी, ठीक है। देखो ये ए से ए कैंसिल हुआ, सी से ये सी कैंसिल हुआ, ये बी से ये भी कैंसिल हुआ, सी से ये वाला सी भी कैंसिल हुआ। अब आप क्या करो, तब यहाँ पर आप नीचे वाला टू जो है ना इसको कॉमन ले लो। जब इसको कॉमन लोगे तो ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो अंडरस्टूड है कि वन आने वाला है। ब्रैकेट ओपन करो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से भी ब्रैकेट देखो मैं ओपन करने वाला हूं तो क्या बचेगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बराबर। अब देखो अंदर कुछ कैंसिलेशन होगा, क्या कैंसिल होगा, देखो माइनस सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर गया तो क्या बचता है यहाँ पर, वन अपॉन टू एज इट इज, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा टू ए स्क्वायर बराबर, और माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होगा और माइनस टू बी स्क्वायर। अब वापस से न्यूमरेटर के टू को भी कॉमन ले लो। जब न्यूमरेटर के टू को कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में पहले से टू है बराबर, टू से टू कैंसिल होगा तो आपको आंसर मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट, आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। समझ में आया रहेगा। 3 मार्क्स के लिए ऐसा सम पूछ सकता है, बहुत आपकी नसीब खराब हुई तो 2 मार्क्स के लिए पूछेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, ठीक है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए सेकंड वाले सम से शुरू करते हैं इसके। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे वापस से cos C cos B ऐसा कॉम्बिनेशन देखने मिल रहा है। फर्स्ट वाले सम में ही मैंने डिटेल में बताया था कि जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिले तो आप लोग कोसाइन रूल को यूज करोगे। तो सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं, देखो यहाँ पर ये a दिख रहा है, पहले इस a को है ना अंदर मल्टीप्लाई करो। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ पहला ए बी cos C माइनस ए सी है ना, ए सी cos B, ठीक है। ये ए बी को यही रहने देते हैं, cos C का पहले वैल्यू बनाएंगे हम लोग और cos B का वैल्यू बनाएंगे। तो फॉर्मूला याद रखने की ट्रिक बताया था मैंने आप लोगों को। फॉर्मूला किस तरीके से याद रखेंगे, cos C बराबर ना, यहाँ पर cos C ये देखने के लिए मिल रहा है तो cos C कैसे बनेगा अपना वैल्यू, ये पूरा यहाँ पर आ जाएगा बराबर ना, ये पूरा टर्म यहाँ आएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स इन दोनों को लिख देगा।
सिमिलरली यहाँ पर ए सी आएगा, ए बी का फॉर्मूला था बराबर, सॉरी कॉस सी का था, तो ए और बी का कॉम्बिनेशन बना, बी का है तो यहाँ पर मैं देखो आपको साइकिल बनाकर बताता हूँ, ये लॉजिक आप फॉलो करो। देखो कॉस सी था, सी के लिए देखो ए और बी लगा था बराबर ना, ए और बी लगा था, बी है तो सी और ए लगेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब सी और ए का काम हो गया तो बी स्क्वायर बचा बराबर ना, अपॉन 2 लिखने का और इन दोनों टर्म्स को ही नीचे उतार देने का, ये फॉर्मूला आपने अप्लाई कर लिया। अब कुछ कैंसिलेशन होगा वो कैंसिल करते हैं, देखो ए से ए कैंसिल होगा, बी से बी कैंसिल होगा, सिमिलरली यहाँ पर भी सी से सी कैंसिल होगा और ए से ए कैंसिल होगा, तो क्या आएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और एक काम करते हैं, दोनों के पास 2 दिख रहा है, ये दोनों के 2 को बाहर लेते हैं, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, एकदम सिमिलर सम है फर्स्ट वाले की, बस प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूं। माइनस देखो सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, ठीक है 1/2 एज इट इज आ जाएगा। कुछ कैंसिलेशन होगा यहाँ पर, प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा 2b स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस सी स्क्वायर बनेगा माइनस 2c स्क्वायर। अब यहां से न्यूमरेटर से भी 2 को कॉमन लोगे तो बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में पहले से 2 देखने मिल रहा है, ये 2 कैंसिल होगा तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जो मिल रहा है यही आपका RHS है, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए थर्ड वाले सम से शुरू करते हैं। अब ये वाला सम आप देखोगे एक ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है और ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, जो भी पार्ट है वहां पर हम लोग यहाँ पर है ना साइन रूल यूज करने वाले हैं। पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ साइन रूल किस तरीके से अप्लाई करना है वो समझ लेते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर देखो साइन b माइनस सी बाई 2 दिख रहा है, राइट हैंड साइड पर ज्यादा आइटम दिख रहे हैं अपने को देखने के लिए, है ना। हम लोग राइट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे क्योंकि मैं इससे कुछ प्रूफ नहीं बना पाऊंगा। राइट हैंड साइड पर मेरे पास में ना b माइनस सी बाई ए देखने के लिए मिल रहा है, मैं इसकी जगह सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। यहाँ पर ये एंगल के अंदर है, ये एंगल के अंदर मैं सब्सटीट्यूट नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड को कंसिडर कर रहा हूँ। अब एक चीज आप याद रखो, मोस्टली जो सम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे पेपर में, मैं बोलता हूँ 70-80% सम्स आप लोगों को वहां पर है ना साइन रूल देखने के लिए ज्यादा, मतलब अप्लाई करने के लिए ज्यादा मिलेगा मोस्ट ऑफ द सम्स में। ऐसा नहीं कि अभी से पहले के 2 सम्स किए उसमें तो कोसाइन रूल लगा बराबर, अभी ज्यादातर मैं बोल रहा हूँ कि सम्स आप लोग करोगे तो आपको साइन रूल, इसके अलावा प्रोजेक्शन रूल भी है, वो भी आपको अप्लाई करने के लिए मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे RHS कंसिडर कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, साइन रूल का ही फॉर्मूला है, हम लोगों को ऑलरेडी बात मालूम है। तो मैंने क्या किया, ये वाले पार्ट में से है ना इन दोनों की मैंने जोड़ी बनाया सबकी। अब a अपॉन साइन इज इक्वल टू के है, तो मैंने क्या किया, a का वैल्यू बना लिया। a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, k इंटू साइन है। सिमिलरली b और c का वैल्यू भी मैंने यहाँ बना के रख दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, b की जगह पे सब्सटीट्यूट कर देंगे k साइन b, माइनस c की जगह पे हम लोग लिख देंगे k साइन c, अपॉन a की जगह पे हम लोग लिख देंगे k साइन a, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है cos a बाई 2। इसको उंगली नहीं करेंगे, इसको हम लोग एज इट इज छोड़ते जाएंगे। ठीक है, अब क्या करो, न्यूमरेटर से k को कॉमन लो, तो अंदर क्या बचा साइन b माइनस साइन c, और डिनोमिनेटर से भी k तो बाहर ही है ऑलरेडी, इनटू cos a बाई 2। मैंने बताया इसको हम लोग उंगली नहीं करेंगे। देखो ये वाले k से ये वाला k कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचता है यहाँ पर साइन b माइनस साइन c। अब वापस से यहाँ पर फैक्टराइजेशन डीफैक्टराइजेशन है ना, वो फॉर्मूला लगेगा साइन c माइनस साइन d, ये फॉर्मूला लगेगा। वो फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। क्या फॉर्मूला है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 2 टाइम्स cos c प्लस डी बाई 2, c प्लस d की जगह है c बाई 2 बराबर, और साइन c माइनस डी बाई 2 अपॉन साइन a है, उसको छोड़ देते हैं, और यहाँ पर है cos a बाई 2। अब एक चीज अगर आप लोग नोटिस करोगे यहाँ पर,
एक चीज नोटिस करोगे, हम लोगों को प्रूफ करना है साइन बी माइनस सी बाई टू, और वो बंदा देखो यहाँ देखने के लिए मिल रहा है साइन सी सॉरी बी माइनस सी बाई टू बराबर। तो किसी तरह से ये सब एलिमिनेट होगा। कितने लोग ऐसे ही काट देते बोले प्रूफ मिल गया, नहीं, ये सब फालतूगिरी नहीं करना। मैं बता रहा हूँ क्या करने का है उसके लिए, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो यहाँ पर ये टू है, पहले तो उसको एज इट इज आप लिख दो टू साइन। अब एक चीज क्लियर है कि इसको हम लोगों को छोड़ देना है, तो इसमें कुछ हम लोगों को चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना, इसमें हम लोगों को चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैं बोलता हूँ अपने को ना ट्रायंगल का कंसेप्ट ऑलरेडी मालूम है। ट्रायंगल के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो ट्रायंगल के अंदर है ना 3 एंगल्स होते हैं, एक ए है मान लो, एक एंगल बी है, एक एंगल सी है। ये तीनों एंगल को मैं जब सम करूंगा ना ए प्लस बी प्लस सी, तो मुझे 180 डिग्री मिलेगा। 180 डिग्री का मतलब यहाँ पर पाई होता है, बराबर। कितना मिलेगा मुझे यहाँ पर, पाई मिलेगा। तो अगर मुझे यहाँ पर ये बी प्लस सी का वैल्यू चाहिए, खाली देखो यहाँ बी प्लस सी देखने मिल रहा है ना, अगर मुझे यहाँ से सिर्फ बी प्लस सी का वैल्यू चाहिए तो क्या मिल जाएगा, ये ए वहां चला जाएगा। जब ए वहां जाएगा तो पाई माइनस ए बन जाएगा, है कि नहीं, पाई माइनस ए बनेगा। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पर कॉस, ये बी प्लस सी की जगह पर मैं लिख देता हूं पाई माइनस ए बाई टू, और यहाँ पर क्या साइन बी माइनस सी बाई टू, इसको उंगली नहीं करेंगे, ये बंदा हम लोग को लास्ट तक चाहिए, कॉस ए बाई टू एज इट इज अपॉन डिनोमिनेटर में है साइन ए, छोड़ दो उसको। अब देखो यहाँ पर 2 टाइम्स कॉस, अब यहाँ पर है ना मैं एलसीएम के हिसाब से ना इसको स्प्लिट कर देता हूँ, पाई बाई 2 कर देता हूँ और इसको ए बाई 2 कर देता हूँ। तो यहाँ पर बनेगा साइन बी माइनस सी बाई टू इंटू कॉस ए बाई 2, और डिनोमिनेटर में साइन ए जो है वो एज इट इज रहेगा। अब एक फॉर्मूला हम लोगों को मालूम होना चाहिए, देखो कॉस 90 माइनस टीटा होता है साइन टीटा, और वाइस वर्सा साइन 90 माइनस टीटा होता है कॉस टीटा। यहाँ पर मैंने कॉस का इसलिए फॉर्मूला लिखा है क्योंकि यहाँ कॉस दिख रहा है, कॉस 90 मतलब पाई बाई 2 होता है, माइनस टीटा क्या बनेगा, साइन टीटा बनेगा। ठीक है, अप्लाई करते हैं फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉस, है ना, कॉस 90 माइनस टीटा, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ साइन टीटा, बराबर ना, साइन टीटा, टीटा की जगह पर है ए बाई 2 बराबर। ये साइन बी माइनस सी बाई 2, इसको उंगली नहीं करना है, मैं इसको है ना साइड में ही कर देता हूँ, बी माइनस सी बाई 2, हाँ ये बंदे को साइड में लिखो कॉस ए बाई 2, और डिनोमिनेटर में क्या बचता है साइन ए। बस सम हो गया अपना, देखो एक फॉर्मूला खाली लगेगा यहाँ पर और सम हो गया अपना। फॉर्मूला फॉर्मेशन, अगर आप लोगों ने मेरा डिफरेंशिएशन का वीडियो देखा है उसका भी 1 शॉट रेडी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक के इसको प्रिपेयर नहीं किया है, 3 घंटे में पूरा कंप्लीट चैप्टर आपका अच्छे से प्रिपेयर होगा, ये मेरी गारंटी है। आप वहां से वो चैप्टर भी देख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला फॉर्मेशन का मैंने वहां पे कंसेप्ट समझाया हुआ है, यहाँ पर मैं इसके खाली है ना फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई होगा वो समझा देता हूँ। साइन 2 टीटा का एक फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ साइन ए का 2 साइन टीटा बाई 2 इंटू कॉस टीटा बाई 2। अब आप लोग यहाँ देखोगे मैं टीटा की जगह ए लिख रहा हूँ, है ना, ए इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर टीटा की जगह पर ए है। तो यहाँ पर देखो सम अपना सॉल्व हो चुका है, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 क्या होता है, साइन ए होता है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग साइन ए बराबर, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है साइन बी माइनस सी अपॉन 2, और डिनोमिनेटर में भी क्या दिया हुआ है साइन ए दिया हुआ है। साइन ए और ये वाला साइन ए कैंसिल होगा और अपने को फाइनल आंसर मिल रहा है साइन बी माइनस सी बाई 2 विच इज इक्वल टू वॉट LHS बराबर ना। हम लोग ने क्योंकि जो प्रूफ हमारा स्टार्ट किया था वो राइट हैंड साइड को लेकर के किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट सम है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए 4th वाले सम से शुरू करते हैं इसके। अब यहाँ पर भी देखो मैं बता देता हूँ शुरू में, साइन रूल लगने वाला है किस तरीके से, लेकिन लग रहा है और क्यों लग रहा है वो भी समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट सम है मेरे हिसाब से। The angles of triangle ABC are in AP, arithmetic progression, 10th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है। तो अब यहाँ पर एंगल की बात कर रहा है। अब देखो टोटल 3 एंगल है ना, एक एंगल A है, फिर एंगल B है, फिर एंगल C है। ये तीनों को अगर मैं सम करूंगा तो लास्ट वाले सम से हम लोगों ने समझा था कि तीनों का एडिशन जो है 180 डिग्री होता है बराबर। और ये बोल रहा है कि इसके तीनों भी जो एंगल्स है ए बी और सी तीनों भी किसमें है, एपी में है। जब 3 एंगल एपी में होते हैं तो इसका जो बीच वाला वैल्यू होता है, बीच वाला वैल्यू जो होता है वो फर्स्ट और थर्ड का एवरेज होता है, मतलब a प्लस सी बाई 2 होगा। इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हो कि 2b इज इक्वल टू a प्लस सी बनेगा। ये आपको एपी के कंसेप्ट से देखने के लिए मिला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ वैल्यू बनाना चाहूँ 2b इज इक्वल टू a प्लस सी है,
और यहाँ पर चलो पहले ना इस इतना पार्ट रीड कर लेने के बाद में हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पर ही आ जाते हैं। क्वेश्चन में और क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि अपॉन सी भी दिया हुआ है विच इज इक्वल टू √3 अपॉन √2, और वो बोल रहा है कि ए बी सी ये तीनों एंगल्स आप फाइंड करो। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी दिया हुआ है, मैं इसकी पहले मदद लेता हूँ। a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है ना, मैं क्या करता हूँ ये a और c को मैं यही रहने देता हूँ, इसको एक इक्वेशन लिख देता हूँ, यहाँ पर a प्लस सी में लिख देता हूँ। तो a प्लस सी इज इक्वल टू क्या बनेगा 180 माइनस बी, बराबर ना 180 प्लस बी वहां जाकर बनेगा माइनस बी। ठीक है, अब क्या करते हैं ये वाली इक्वेशन की मदद से 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी की जगह पे क्या देखने मिल रहा है 180 माइनस बी, बराबर। ये माइनस बी को यहाँ लेके आ जाओ, ये माइनस बी यहाँ पर आकर हो जाएगा प्लस बी इज इक्वल टू 180, 2b प्लस बी विच इज इक्वल टू 3b, है ना। और b का वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा 180 अपॉन 3, 3 1 जा 3 6 जा, तो b का वैल्यू मिल रहा है 60, बराबर। यहाँ पर 60 डिग्री मुझे यहाँ पर एक वैल्यू मिल जा रहा है, b का वैल्यू मिल रहा है 60 डिग्री। ठीक है, एंगल b मुझे यहाँ पर मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे एंगल a और c भी फाइंड करना है, बराबर। b मुझे यहाँ पर मिल रहा है, मुझे a और c का वैल्यू चाहिए, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे ट्राइंगल है ABC, ट्राइंगल ABC के हिसाब से हम लोग यहाँ पे साइन रूल अप्लाई करेंगे। अब साइन रूल का फॉर्मूला हम लोगों को ऐसा याद था कि a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी, है ना। हम लोग इसको रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं, किस तरीके से, साइन a अपॉन ए बराबर साइन b अपॉन बी साइन c अपॉन c। अब मैंने a क्यों नहीं लिखा है ये भी समझना जरूरी है। देखो यहाँ पर b और c का रेशियो ही अवेलेबल है, इसीलिए यहाँ पर b और c के फॉर्म में ही मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो साइन b, तो मुझे एक एंगल मिला था ना, b का वैल्यू कितना मिला था 60 मिला था, अपॉन b, बराबर b को ऐसे ही लिख देते हैं। साइन c हम लोगों को मालूम नहीं है, वही हम लोगों को फाइंड करना है, अपॉन c। देखो b अपॉन c चाहिए तो b को यहाँ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा b, नीचे पहले से है c, साइन c नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू साइन 60। ठीक है, अभी साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, टेबल से हम लोगों को मालूम होना चाहिए। साइन 60 का वैल्यू होता है √3 अपॉन 2, साइन 60 का वैल्यू होता है √3 अपॉन 2। वापस से इस पर आते हैं अपने सम पर, और यहाँ पर हम लोग वैल्यू लिखते हैं इसका √3 अपॉन 2, नीचे पहले से साइन c दिया हुआ है, तो साइन c का वैल्यू क्योंकि देखो हम लोगों को फाइंड करना है, तो साइन c जहां पर था ना, मैं बोलता हूँ उसको वहीं पर ही रहने दो, इसको हटा दो यहाँ से, ये यहाँ पर ही था ना न्यूमरेटर में, वहीं रहने दो इसको, साइन c ये यहीं पर रहने दो। और b अपॉन c का वैल्यू हम लोगों को कुछ दिया हुआ है, देखो b अपॉन c का वैल्यू, b अपॉन c का वैल्यू है हमारे पास √3 अपॉन √2। ठीक है, मुझे साइन c का वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो √3 इंटू √2 अपॉन 2 पहले से है इंटू √3 इज इक्वल टू साइन c। देखो ये √3 और ये √3 गया तो क्या बचता है √2 अपॉन 2, यहाँ से मुझे साइन c का वैल्यू मिल रहा है, लेकिन मुझे एंगल चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल्स, बराबर। b का अपना एंगल एक तो निकाल लिया, a और c का एंगल कैसे निकालेंगे, तो ये समझते हैं अभी कि इसके लिए हम लोग को क्या काम करना पड़ेगा। देखो √2 अपॉन 2 है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ √2 अपॉन 2 को √2 इंटू √2, बराबर 2 क्या होता है √2 इंटू √2 होता है, इज इक्वल टू साइन c। ये √2 से ये √2 गया तो साइन c का वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा, मुझे साइन c का वैल्यू मिलेगा, नीचे पहले से √2 है और ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है। अब आप ये देखो कि साइन के कितने एंगल पर मुझे 1 अपॉन √2 मिलता है, साइन के कितने एंगल पे मिलता है 45 डिग्री पर मिलता है, बता देता हूँ। साइन के कितने एंगल पर 1 अपॉन √2 मिलता है 45 डिग्री पर मिलता है, बराबर ना, 45 डिग्री पर मिलता है, तो यहाँ पर हम लोग 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 45 इज इक्वल टू 1 अपॉन √2, सो देयरफॉर c की जगह पर आ रहा है 45 डिग्री, c का वैल्यू आ रहा है 45 डिग्री। ठीक है, इसको भी बॉक्स कर देते हैं, c का वैल्यू मिल गया मुझे 45। अब मुझे b मिल चुका है, c मिल चुका है, सिर्फ a बचा हुआ है, तो मैं यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट अप्लाई कर दूंगा। तो देयरफॉर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। मुझे यहाँ पर b मिला है और c मिला है, बराबर ना, तो मेरे को a चाहिए, a को यही रहने देते हैं, 180 माइनस बी माइनस सी होगा, 180 माइनस 60 माइनस 45,
180 माइनस 60 करेंगे तो 120 आएगा, 120 माइनस 45, तो मुझे ए का वैल्यू मिल जाएगा कितना हो रहा है ये 75 डिग्री, 75 डिग्री। और इसी के साथ आपका तीनों एंगल फाइंड होता है और ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सम ये भी समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए फिफ्थ वाले सम से शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ABC दो एंगल्स दिया हुआ है, एक एंगल A दिया है और एंगल B दिया हुआ है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड। रेशियो ऑफ इट्स साइड मतलब क्या हो गया, मान लो मेरे पास में एक ट्राइंगल है, ऐसे बना देता हूँ यहाँ पर, एक ट्राइंगल है, एंगल A है जिसका, एक एंगल B है और एक एंगल जो है वो C है। एक की साइड A है, दूसरी की साइड B है, एक साइड C है। हम लोगों को ये साइड्स का रेशियो फाइंड करना है। इन शॉर्ट A:B:C, ये हम लोगों को जो है फाइंड करना है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे और है ना कैसा पैटर्न में जाएंगे। मैं आप लोगों को पैटर्न क्या है वो समझा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर पहला एक ये पैटर्न बनेगा, दूसरा पैटर्न हम लोग है ना जैसे इसका बनाया, दूसरा हम लोग इन दोनों का पैटर्न बना लेंगे। अब ये पैटर्न बनाने का मतलब क्या है, हम लोग है ना साइन रूल यूज करेंगे। साइन रूल क्या था हमारा, सिंपल सा साइन रूल था A अपॉन साइन A, मैं साइड में लिखता हूँ, A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। आप इसको इंटरचेंज करके भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, बराबर। साइन B आएगा तो ये भी यहाँ आ जाएगा, साइन A वहां जाएगा तो ये वाला A नीचे आ जाएगा। तो इससे पहले वाले सम में हम लोगों ने उल्टा काम किया था ना, तो वैसा भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ओरिजिनल जो है मैंने साइन रूल यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना, ये आपका साइन रूल है। ठीक है, हम लोग को इसकी हेल्प लेना है साइन रूल की। अब करेंगे किस तरीके से काम। सबसे पहले ना एंगल A दिया है, अगर आप देखोगे तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, सिर्फ A लिखता हूँ। A का वैल्यू है 45 डिग्री, B का वैल्यू है मेरे पास में 60 डिग्री। तो भाई C क्या होगा, देखो ना एंगल A, B और C, मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। A का वैल्यू मेरे पास में है 45, B का वैल्यू है 60, तो C क्या होगा, C फाइंड करना है तो 180 माइनस A माइनस B बनेगा। 180 माइनस A इज 45, B का वैल्यू इज 60, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 75 आपको मिल जाएगा, लास्ट वाले सम की तरह ही है। तो C का वैल्यू क्या मिल गया मुझे यहाँ पर, 75 मिल गया। ठीक है, C 75 मिल रहा है। एंगल फाइंड नहीं करना है, रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, A है, B है और C है हमारे पास। अब हम लोग है ना साइन रूल की मदद लेने वाले हैं। साइन रूल की मदद लेना है, किस तरीके से काम करना है पहले वो समझ लेते हैं। A अपॉन साइन A, यहाँ पे कुछ एक पार्ट और आएगा, वो भी समझाता हूँ मैं किस तरीके से आएगा। उससे पहले हम लोग यहाँ पर एक पार्टीशन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर A अपॉन साइन A है इज इक्वल टू B अपॉन साइन B है। मैं एक पार्ट पहले ले रहा हूँ, बराबर। मैंने बोला ना कि हम लोग एक इसको स्टेप्स में सॉल्व करेंगे, तो मैं यहाँ पर एक पार्ट पहले लिया हूँ, सिर्फ इतना पार्ट लिया हूँ। तो इससे क्या बनेगा, मुझे ना A अपॉन B चाहिए, बराबर। यहाँ पर लिखा था कहीं पर A अपॉन B, ये लिखा हुआ है A अपॉन B, तो मैं A इज टू B यानी A अपॉन B कर देता हूँ। तो यहाँ पर साइन A ऊपर आ जाएगा, बराबर, साइन A ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा साइन B। तो मुझे साइन A और साइन B ये दोनों का वैल्यू जो है मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर पहले ना साइन A और साइन B का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। साइन A का वैल्यू क्या है, साइन A यानी साइन 45 होता है। अगर आप टेबल में देखोगे, टेबल आपके सामने आ रहा होगा, साइन 45 का वैल्यू है 1 अपॉन रूट। क्लियर है, साइन 45 का वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट। साइन B यानी साइन 60 होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज हम लोगों को क्लियरली मिल गया। तो मेरे को साइन 60 यानी 60 का मतलब क्या हो गया, 60 का मतलब कौन सा वैल्यू मिला मुझे, यहाँ पर कम पूरा लिखता हूं मैं। साइन B का वैल्यू मिला, साइन B यानी साइन 60, साइन 60 यानी रूट 3 अपॉन 2। अब जैसे A मिला है और B मिला है, ये साइन A अपॉन B का वैल्यू है। साइन A का वैल्यू है 1 अपॉन रूट 2 अपॉन साइन B का वैल्यू है रूट 3 अपॉन 2। अब इसका मतलब कि 1 अपॉन रूट 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है, बराबर ना, ये डिवाइड हो रहा है किससे, रूट 3 अपॉन 2 से। अब जब ये डिवीजन का फॉर्मेट है, मैं इसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में करूंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये बनेगा 2 अपॉन रूट 3। तो यहाँ पर आ रहा है 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 3। बंद करते। तो अब यहाँ पर साइन A का वैल्यू क्या है ना, साइन A का वैल्यू है 1 अपॉन रूट, तो यहाँ पर लिख के रखेंगे 1 अपॉन रूट, अपॉन साइन B का वैल्यू क्या है, रूट 3 अपॉन 2।
तो इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हो कि साइन ए इज टू साइन बी का रेशियो आपको मिल रहा है 1/√2 इज टू √3/2, बराबर ना। एक ये पैटर्न आपको मिल गया है ना, A/B इक्वल टू यही है, मतलब A/B का ही आपको एक तरह से यहाँ पे रेशियो देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, आपने ए और बी का आपने रेशियो लिया। दूसरा मैंने बताया बी और सी का हम लोग काम करेंगे, तो यहाँ पर आएगा B/sin B इज इक्वल टू C/sin C। देखो बी अपॉन, हम लोग को जो रेशियो चाहिए वो B/C का फॉर्मेट में चाहिए, बराबर, B/C का फॉर्मेट। तो ये C को नीचे लेके आ जाएंगे और साइन B को ऊपर ले जाएंगे, साइन B/sin C, बराबर ना। साइन B/sin C आ जाएगा। साइन B का वैल्यू तो हमारे पास में है √3/2, लेकिन साइन C का वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन C का वैल्यू बनाएंगे। अब साइन C का वैल्यू किस तरीके से बनेगा वो देख लेते हैं। साइन C का मतलब है साइन 75, बराबर, ऊपर लिखा हुआ है साइन 75। और ये साइन 75 कैसे मिल रहा है, देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, साइन 75 को 45 + 30 है ना, 45 + 30 लिख सकते हैं। तो 45 + 30 करने से होगा क्या, ये बनेगा साइन A + B का फॉर्मूला, बराबर, ये बनेगा साइन A + B का फॉर्मूला। और साइन A + B का फॉर्मूला होता है साइन A cos B, प्लस है तो प्लस cos A sin B, ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन A cos B प्लस cos A sin B। अब टेबल से बस इसकी वैल्यूज लिख लेनी है। साइन 45 होता है 1/√2, cos 30 होता है √3/2, प्लस फिर cos 45 होता है 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। अब अगर आप दोनों के डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बराबर ना। तो हम लोग एक ही बार लिखेंगे 2√2, न्यूमिनेटर में आ जाएगा √3 × 1 = √3 प्लस 1 × 1 = 1। समझ में आया। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, साइन C का वैल्यू मिल रहा है विच इज इक्वल टू दिस होल टर्म, है ना, √3 + 1/2√2। तो हम लोग यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख देंगे √3 + 1/2√2। इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हो कि आपको यहाँ पर साइन B इज टू साइन C का वैल्यू देखने के लिए मिल रहा है। और साइन B का वैल्यू क्या है, √3/2 इज टू √3 + 1/2√2। अब हम लोगों को जो रेशियो चाहिए वो A/B/C का चाहिए, बराबर, इन तीनों का रेशियो लाइन से चाहिए। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो, देखो साइन A है ना, साइन A 1/√2 है, B का वैल्यू क्या है √3/2। यहाँ भी देखो शुरुआत साइन B से हो रही है, क्या वैल्यू है √3/2, और C का वैल्यू अपने पास दिया है। तो आप ऐसा लिख सकते हो देयरफॉर A/B/C इज इक्वल टू, अब जो AB है वो साइन A और साइन B की वजह से मिला, B और C जो है वो साइन B और साइन C की वजह से मिला। तो इन शॉर्ट आप ऐसा लिख सकते हो कि 1/√2 इज टू √3/2 इज टू √3 + 1/2√2, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए 6th वाले सम से शुरू करते हैं इसके। अब अगर आप लोग 3.2 एक्सरसाइज देखोगे टेक्स्ट बुक में, तो उसमें ना ये वाला कैटेगरी शुरुआत में, मैं आप लोगों को बाद में करा रहा हूँ क्योंकि रेयर कैटेगरी है, हो सकता है पूछ ले, आपकी नसीब अच्छी रही तो ये कैटेगरी का सम एग्जाम में आ सकता है। अब देखो यहाँ पर है ना, क्वेश्चन अगर आप रीड करोगे, कार्टेशियन दिया है, कार्टेशियन बोल रहा है, कार्टेशियन का मतलब होता है एक्स और वाई, और यहाँ पे पोलार बोल रहा है, पोलार का मतलब होता है आर और थीटा। ये याद रखना है आप लोगों को, कार्टेशियन का मतलब एक्स और वाई होता है और पोलार का मतलब होता है आर कॉमा थीटा। ये बोल रहा है कि एक्स वाई फाइंड करो जब आपको आर कॉमा थीटा हम दे रहे हैं। तो क्वेश्चन में है ना, उसने आर और थीटा दे दिया है, आर का वैल्यू दिया हुआ है √2 और थीटा का वैल्यू दिया हुआ है π/4। अब ऐसे सम्स को सॉल्व करने के लिए आपको दो ही फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, एक ये फॉर्मूला है, और दूसरा है y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अगर ये दो फॉर्मूलाज आप लोगों को याद है तो मैं बोलता हूं आप इजीली इसका कोई भी सम उठा लो, सॉल्व कर लो। So therefore x is equal to r cos theta, r का वैल्यू है √2, cos थीटा, थीटा का वैल्यू π/4 है। अगर आपको टेबल सही से याद है तो cos π/4 होता है 1/√2, √2 से √2 गया, आपको x का वैल्यू 1 मिल रहा है। ठीक है, x का वैल्यू क्या मिल गया मुझे यहाँ पर 1 मिल गया। ठीक है,
सिमिलरली हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। y का फॉर्मूला है r साइन थीटा, r का वैल्यू भी √2 है, साइन थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है π/4, तो यहाँ पर आ जाएगा √2 साइन π/4 भी टेबल से 1/√2 होता है। ये √2 गया, वापस से आंसर क्या मिल गया 1 मिल गया, और y का वैल्यू भी क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पर 1 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने बोला था फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड देयरफॉर फाइनल आंसर ऐसा लिखना है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर 1,1 और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए टाइप 3 से शुरू करते हैं, जो कि इसका लास्ट टाइप है। ये वाला टाइप जो है एक्सरसाइज 3.3 पर पूरा बेस्ड है। इसमें आप लोगों को है ना ये वाला फॉर्मेट बस याद रखना है, जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस आपको देखने मिलेंगे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स अप टू सेक इनवर्स, और उसके डोमेन आप लोगों को याद रखना है किसी तरह से। तो इसके लिए ना देखो ये वाला जो कैटेगरी जो बताने वाला हूँ भी, इस पर है ना बहुत रेयर सम्स पूछ सकता है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी देख सकते हो, बहुत ही रेयर आपको सम्स देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन जो मेन सम्स पूछता है वो एक फॉर्मूले पर बेस्ड है। वो फॉर्मूला हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे ही हम लोग समझेंगे। फिलहाल ये कैटेगरी पर एक सम मैं आप लोगों को समझाता हूँ, जिसमें हम लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। अब एग्जांपल में कुछ ऐसा दिया है कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालो ये इक्वेशन का, तो आप क्या करो, अज्यूम करो कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 जो है उसको आप x ले लो, थीटा चाहिए तो थीटा ले लो, आपकी मर्जी है। अब अगर साइन इनवर्स वहां जाएगा तो साइन इनवर्स वहां जाकर के साइन x हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा 1/2। इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हो कि साइन x का वैल्यू जो है वो हाफ है। अब आपको ये देखना है कि साइन कितने डिग्री पर हाफ होगा, है ना, साइन कितने डिग्री पर हाफ होगा। तो अगर आपके पास में टेबल है बना हुआ तो साइन 30 डिग्री पर जो है आपको हाफ का वैल्यू देखने मिलेगा, यानी π/6, है ना, π/6 है ये। ठीक है ना, तो साइन x कितने पे देखने मिल रहा है हम लोगों को, साइन π/6 पे। अब साइन x इक्वल टू साइन π/6 है, तो क्योंकि ये साइन इनवर्स की कैटेगरी है, तो साइन इनवर्स की कैटेगरी के लिए डोमेन क्या बन रहा है, देखो -π/2 से π/2 डोमेन बन रहा है। तो हम लोगों को इस तरीके से आंसर लिखना है कि प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू फॉर साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज -π/2, π/2। ऑल्सो इस तरीके से फाइनल आंसर लिख के कंप्लीट करना है कि जो -π/2 है और π/2 है, इन दोनों के बीच में हमारा π/6 का वैल्यू आ रहा है, इन दोनों के बीच में हमारा वैल्यू आ रहा है। बस ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, किसके लिए, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। इतना सिंपल सा सम है। ठीक है, ये वाला स्टेप अगर आपने स्किप किया तो आपका मार्क्स इसमें कैंसिल हो सकता है, ध्यान रखना है, ये आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए फर्स्ट वाले सम से शुरू करते हैं। प्रूव दैट ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बराबर, tan इनवर्स इज इक्वल टू π/4। ठीक है, अब यहां पर जब ऐसा फंक्शन आपको देखने के लिए मिले, tan इनवर्स ऑफ कोई भी एंगल प्लस tan इनवर्स ऑफ कोई भी एंगल, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का। क्या फॉर्मूला है, देखो x और y है ना, तो यहाँ पर xy लिखा, फिर 1 - xy लिखा। फॉर्मूला याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ, देख xy लिखा, नीचे भी xy लिखा। फर्क क्या है, अगर प्लस का फॉर्मूला है तो प्लस करो माइनस करो, माइनस का फॉर्मूला है तो माइनस और प्लस करो, और यहाँ पर बस 1 डाल देना है। बस इतना सा फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला बताया। अब यहाँ पर एक कंडीशन पहले समझ लेना है। ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले यहाँ पर मैंने एक कंडीशनल दिया है, क्या ना, कंडीशन दिया है। ये कंडीशनल फॉर्मूला है। क्या कंडीशन है यहाँ पर कि आप पहले देखो x का वैल्यू क्या है, हमारे पास में x का वैल्यू है 1/2, है ना, और फिर y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है 1/3। अब आप क्या करो, ये x और y को मल्टीप्लाई करो, 1/2 इंटू 1/3, ये बनेगा 1/6। 1/6 देखो ना, मतलब 1 का 6 हिस्सा कर रहे हो, मतलब 1 से छोटा आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है। अगर आपका x और y का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 1 आएगा तभी ही ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, वरना हम दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो दूसरा फॉर्मूला हम लोग सेकंड वाले सम में समझेंगे कि किस तरीके से वो फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, ये कंडीशन क्लियर होने के बाद एग्जाम में ये लिखना जरूरी है। ये नहीं लिखा तो आपका मार्क्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, मार्क्स काट देगा डायरेक्ट वो। सो देयरफॉर सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पर आते हैं। LHS इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3।
तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y बराबर क्या फॉर्मूला है, tan इनवर्स हम लोग एक ही बार लिखते हैं, x देखो प्लस है, बीच में प्लस है ना, तो प्लस लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो क्या बनेगा यहाँ पर, tan इनवर्स ऑफ, एलसीएम ले लेते हैं, देखो 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 3 2 जा 6 बनेगा, द होल अपॉन, इसको थोड़ा मिनिमाइज करके ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, अपॉन देखो 3 2 जा 6 बनेगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो भी 6 आएगा, माइनस 1 1 जा 1 अपॉन 3 2 जा फिर से 6 आ जाएगा, ठीक है ना, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पर, tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस 2 5 अपॉन 6 माइनस 1, ये भी 5 आएगा, देखो tan इनवर्स ऑफ 5 1 बराबर ना, tan इनवर्स ऑफ 1 आ रहा है, और tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू होता है पाई बाय 4, ये भी आपको टेबल से देखने के लिए मिलेगा। तो टेबल से देखने मिलेगा मतलब tan का वैल्यू 1 कब मिलता है, 45 डिग्री पे, 45 डिग्री यानी पाई बाय 4 होता है, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए सेकंड वाले सम से शुरू करते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट वाले सम में बताया था कि अगर एक्स वाई को मल्टीप्लाई करने पर आपका वैल्यू 1 से कम आ रहा है तो हम लोग लास्ट वाला जो सम में फॉर्मूला यूज किया था वो हम लोग यूज करेंगे, बराबर ना, tan इनवर्स ऑफ इतना पार्ट हम लोग यूज करेंगे। लेकिन अगर x और y को मल्टीप्लाई करने पर आपका वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूले में अगर आप देखोगे कोई भी चेंजेस नहीं है सिवाय इस पाई प्लस के, मतलब वही फॉर्मूला है, बस हमको पाई ऐड कर देना है उसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ 1 दिया हुआ है प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 दिया हुआ है और फिर tan इनवर्स ऑफ 3 दिया है। हम लोग है ना जोड़ी में काम करते हैं, पहले इन दोनों को उठा लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ 1 और tan इनवर्स ऑफ 2, ठीक है ना। मान लो ये बंदा x है और ये वाला बंदा y है, सो देयरफॉर x और y को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, x और y यानी 1 इंटू 2 बराबर 1 इंटू 2 तो 2 हो रहा है, विच इज ग्रेटर देन 1। जब भी ग्रेटर देन 1 मिले बराबर ना, x y का वैल्यू ग्रेटर देन 1 अगर मिलेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे। सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, बराबर प्लस है तो प्लस लेंगे और माइनस आया तो बीच में माइनस लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बराबर ना, x प्लस वाई, x की जगह पे है 1 प्लस y की जगह पे है 2 अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। लेकिन इसमें मैंने बताया था कि एक काम एडिशनल है जो कि है पाई को ऐड करना, ठीक है ना, पाई प्लस कर देंगे। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है बचा हुआ, प्लस tan इनवर्स ऑफ 3, ठीक है, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस 1 3 होगा और 1 माइनस 2 1 जा 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3, ठीक है। इसके बाद में पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ, देखो 3 अपॉन 1 माइनस 2 इज 1 बट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, बराबर। और यहां पर क्या दिया है, प्लस tan इनवर्स ऑफ 3, ठीक है, पाई प्लस देखो tan इनवर्स ऑफ 3 अपॉन माइनस 1 मतलब माइनस 3 ही होगा, और ये tan इनवर्स ऑफ 3 एज इट इज बच गया, पाई tan इनवर्स ऑफ माइनस 3, देखो tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। जब भी tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा देखने मिला तो माइनस की साइन को बाहर ले लेने का, तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ 3, और पहले से क्या दिया हुआ है यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस में। अब ये प्लस में है, दूसरा वाला बंदा माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में बचेगा सिर्फ पाई विच इज इक्वल टू व्हाट, RHS, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सम था, इसमें 3 फंक्शन देखने के लिए मिले। तो हम लोगों ने कैसा काम किया, हमने जोड़ी में काम किया, जोड़ी में यानी 1 और 2 को हमने कंसिडर किया और फिर हमने देखा कि क्या उसको मल्टीप्लाई करने पर ग्रेटर देन 1 मिल रहा है या लेस देन 1 मिल रहा है। हमको ग्रेटर देन 1 मिला, हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अगर लेस देन 1 मिलता तो मैं फर्स्ट वाले सम में जो फॉर्मूला अप्लाई किया था यानी उसमें सिर्फ ये वाला पार्ट जो है वो हट जाता और इतना ही फॉर्मूला हम लोग कंसिडर करते। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए थर्ड वाले सम से शुरू करते हैं। अब ये वाला भी सम मैंने प्रिंसिपल वैल्यू का लिया है आप लोगों को थोड़ा और कंसेप्ट इसका क्लियर कराने के लिए। देखो cot इनवर्स ऑफ -1 अपॉन √3 दिया हुआ है, तो वही हम लोग पहले अज्यूम कर लेंगे कि ये पूरा टर्म जो है इक्वल्स टू x है। cot को वहां लेके जाने पर cot x बन जाएगा,
जिससे मुझे सिर्फ -1/√3 यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब आप ये देखो cot x तो चलो आप ऐसे ही लिख दोगे, माइनस को भी छोड़ दो। अब आप टेबल से देखो कि 1/√3 कॉट में कहाँ देखने के लिए मिलता है ना। 1/√3 कॉट में कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो कॉट में 1/√3 मुझे देखो यहाँ पर π/3 पे देखने के लिए मिल रहा है ना, π/3 पर देखने के लिए मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सिर्फ कॉट π/3 यहाँ पर मैं लिख डालता हूँ, ठीक है। तो कॉट एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस कॉट π/3, ठीक है। एक चीज यहाँ पर मुझे क्लियर हो गई है, लेकिन ये माइनस नहीं चाहिए, ये माइनस प्रॉब्लम दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये चेक करूंगा कि कॉट नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है ना। कॉट का वैल्यू नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो हम लोगों को मालूम है कि ऐड शुगर टू कॉफी होता है, जिसमें ये साइन और कोसेक ही पॉजिटिव कंसिडर करेगा। यहाँ पर टैन और कॉट आ जाएगा जो कि पॉजिटिव होगा, यहाँ पर कॉस और सेक ही पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर जो है सब पॉजिटिव होंगे। मुझे ये देखना है कि कॉट नेगेटिव कहाँ होगा। अब मैं नेगेटिव क्यों देख रहा हूं, देखो ना पहले से ये नेगेटिव है, अगर मैं इसका भी एक नेगेटिव ले लूंगा ना तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है कि क्यों मैं नेगेटिव देख रहा हूं वहां पर, हम लोगों को वहां पर नेगेटिव क्यों देखना है ये समझना जरूरी था। तो देखो ये क्वाड्रेंट तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि टैन और कॉट वहां पर पॉजिटिव है, तो मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज जाऊं तो मुझे सबसे पहले कौन सा क्वाड्रेंट रास्ते में पड़ रहा है, बराबर। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सब पॉजिटिव है, छोड़ दो। दूसरा क्वाड्रेंट तो देखने मिल रहा है ना मुझे। अब दूसरे क्वाड्रेंट में देखो माइनस कॉट, ये जो π/3 है ये आपका टीटा है, बराबर। ये तो मानते हैं ना वैल्यू कि π/3 की आपका टीटा है। अब दूसरे क्वाड्रेंट में क्योंकि मुझे ये देखने के लिए मिल रहा है, तो दूसरे क्वाड्रेंट के हिसाब से हम लोगों ने एकदम स्टार्ट में देखा था, दूसरे क्वाड्रेंट में मुझे देखो पाई माइनस टीटा देखने के लिए मिल रहा है, बराबर ना। दूसरे क्वाड्रेंट में क्या देखने के लिए मिल रहा है, पाई माइनस टीटा। मैं ये वाले क्वाड्रेंट को कंसिडर क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पहले एक ही बार में मेरा आंसर आ जा रहा है, तो मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं फर्स्ट टाइम नहीं अपना आंसर निकालूंगा। तो दूसरे क्वाड्रेंट में मुझे देखने मिल रहा है पाई माइनस टीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पाई माइनस टीटा कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव देखने मिल रहा है ना, बराबर। तो माइनस कॉट पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस गया, क्या बचता है, कॉट पाई माइनस टीटा। टीटा का वैल्यू क्या है, π/3। तो यहां पर आ जाएगा कॉट, एलसीएम लेंगे तो बनेगा 3 पाई माइनस पाई इज 2 पाई/3। तो मुझे यहाँ पर x का वैल्यू जो है वो 2 पाई/3 पर देखने के लिए मिल रहा है, और मुझे यहाँ से मेरा फाइनल आंसर मिलने वाला है। कुछ इस तरीके से हम लोग फाइनल आंसर हमारा लिखेंगे। देखो कॉट x इज इक्वल टू कॉट 2 पाई/3, बराबर। अपना आंसर तो बन गया, हमारे को ये पॉजिटिव चाहिए था, नेगेटिव की साइन हमको यहाँ से हटाना था, हमने वो साइन को हटा दिया है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर फाइनल आंसर हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू के हिसाब से लिखेंगे। तो उसके लिए टेबल मैंने बताया था, आप लोगों को याद रखना है कि प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू फॉर कॉट इनवर्स इज 0, पाई, बराबर। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू इज 0, पाई, और आप ऐसा लिखो लास्ट में देयरफॉर कि 0 और पाई के बीच में आपका वैल्यू आ रहा है 2 पाई/3, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए फोर्थ वाले सम से शुरू करते हैं। ये चैप्टर का लास्ट सम है और बहुत इंपॉर्टेंट सम मैं बोलूंगा। अब इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स आप लोगों को याद रखना है। मेजर एक फॉर्मूला लगने वाला है जो कि आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी यूज कर चुके हो। तो देखो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले ना लेफ्ट हैंड साइड को आप कंसिडर करो, लेट। अब लेफ्ट हैंड साइड भी ना देखो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक ये वाला बंदा है और एक ये वाला बंदा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको ले लेते हैं। साइन इनवर्स ऑफ 8/17 को है ना हम लोग x मान लेते हैं। तो अगर इस साइन इनवर्स को वहां ले जाऊंगा तो साइन इनवर्स वहां जाकर साइन हो जाएगा, बराबर। तो साइन x हो जाएगा इज इक्वल टू 8/17 बना, ठीक है। एक पार्ट अपना यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो साइन दिया हुआ है मेरे पास में, मैं क्या करूंगा, जब मेरे पास में साइन है ना तो मैं कॉस फाइंड करने की कोशिश करूंगा। किस तरीके से, मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब मुझे कॉस का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, कॉस स्क्वायर एक्स को यहीं रहने देते हैं, ये 1 को भी यहीं रहने देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को वहां ले जाते हैं, तो ये बनेगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर है ना,
स्क्वायर वहां जाएगा तो रूट हो जाएगा, माइनस बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। अब साइन एक्स का वैल्यू है मेरे पास में 8/17, तो यहाँ लिख देंगे 8/17, लेकिन स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर करना कंपलसरी है, ठीक है। अब आप इसका है ना स्क्वायर करो, 1 माइनस 8 का स्क्वायर तो 64 हो जाएगा, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, ठीक है। अब क्या करो, एलसीएम लो। जब एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 289 माइनस 64, और डिनोमिनेटर में पहले से 289 है। अब 289 माइनस 64 करोगे तो यहां पर बचेगा अपने पास में 225 बराबर, तो अंडर रूट ऑफ 225 अपॉन 289, तो यहां पर मुझे cos x का वैल्यू मिलने वाला है 225 का रूट निकालो 15 आ जाएगा, और 289 का रूट निकालो तो 17 आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि आंसर प्लस में है कि नेगेटिव में है, ये हम लोगों को मालूम नहीं है। अब प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा आंसर, ये समझने के लिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप है ना पहले कंसिडर करो, जैसे आपने यहाँ पर ये अज्यूम किया, तो आप ये भी अज्यूम करो कि जो आपका एक्स का वैल्यू है ना, कुछ मेंशन नहीं किया है ना, कई बार भी उसने ऐसा बोला है कि जो आपका एंगल है, जो भी आपका यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, जैसे आपने एक्स इसको अज्यूम किया है तो साइन एक्स एक एंगल हो गया, दूसरे वाले के लिए भी हम लोग अजम्पशन करने वाले हैं, तो वो एंगल के बारे में उसने कहीं भी मेंशन नहीं किया है, तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि जो एंगल एक्स है इट लाइज बिटवीन 0 एंड π/2, और 0 एंड π/2 के बारे में जब बात कर रहा है तो 0 और π/2 का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग इसको ग्राफ की मदद से समझेंगे, मैं यहाँ पर बनाता हूँ ग्राफ। हम लोग इस तरीके से लिखते थे, यहाँ पर 0 आता था, यहाँ पर π/2 आता था। 0 और π/2 का मतलब होता था फर्स्ट क्वाड्रेंट, और हम लोगों ने ये देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल्स जो है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो सारे के सारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तो यहाँ पर जब सारे क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब पॉजिटिव रहेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, cos x आया, तो प्लस और माइनस में से हम लोग प्लस की साइन को कंसिडर करेंगे, और cos x का वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल रहा है 15/17, ठीक है। यहाँ पर मुझे cos x मिला, ठीक है। ये तो एक एंगल के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब हम लोग ना दूसरा एंगल पर आ जाते हैं। अब दूसरा एंगल क्या दिया है हमारे पास में, दूसरा एंगल है मेरे पास में साइन इनवर्स ऑफ 3/5, यहाँ लिखते हैं साइन इनवर्स ऑफ 3/5, इसको अज्यूम कर लेंगे y, जैसे एक को x लिया दूसरे को हम लोग y ले लेंगे। अब इसको साइन इनवर्स को वहां ले जाएंगे, जब साइन इनवर्स वहां जाएगा तो ये बनेगा साइन y, और यहाँ पर क्या बचा 3/5, तो मुझे साइन y का वैल्यू मिल रहा है 3/5। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर cos x निकाला, अब यहाँ पर मैं क्या निकालने वालूंगा, अब यहाँ पर मैं क्या निकालूंगा, cos y निकालूंगा। तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे साइन स्क्वायर का वैल्यू दिया है, मैं cos स्क्वायर को यहाँ पर कर दूंगा, जहां पर है वो पहले से 1 भी अपनी जगह पे, साइन स्क्वायर वहां चला जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर y बन जाएगा। अब cos स्क्वायर है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, cos के स्क्वायर पे से 2 हटाता हूँ, स्क्वायर वहां जाकर बनेगा स्क्वायर रूट बराबर, यहाँ पर मुझे cos y का वैल्यू मिलने वाला है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन y का स्क्वायर बराबर, और साइन y का वैल्यू है 3/5, तो cos y मिलने वाला है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, 5 का स्क्वायर इज 25। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना, एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट ऑफ, देखो 25 वन सा 25 बनेगा, माइनस 9/25, न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 16 आएगा, 16/25, और यहाँ पर भी आंसर या तो प्लस में आ रहा है या तो माइनस में आ रहा है 4/5 बराबर, cos y का वैल्यू क्या आ रहा है, प्लस माइनस 4/5। अब जिस तरीके से मैंने x के बारे में बताया कि इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, हम लोग y को भी अज्यूम करेंगे क्योंकि कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है। नहीं तो आपको बोल सकता है कि भाई फर्स्ट वाले का आप एंगल कंसिडर कर लो x, दूसरे वाले का एंगल कंसिडर कर लो y, या फिर ऐसा बोलेगा बोथ द एंगल्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट, तो जब वो क्वाड्रेंट बोलेगा उसके हिसाब से फिर काम करना रहेगा। फिलहाल यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है तो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसिडर किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर आपने एलसीएम ले लिया तो आपको एक चीज क्लियर है, यहाँ पर पहले लिख देते हैं हम लोग कि y भी जो है वो आपका
0 और π/2 के बीच में है, ये हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, कुछ मेंशन नहीं है। तो x भी यहाँ पर आ रहा है, y भी यहाँ पर आ रहा है, दोनों भी एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अब जब दोनों भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्लस माइनस में से मैं प्लस की साइन को कंसिडर करूंगा और मुझे cos y का वैल्यू भी मिल रहा है 4/5। तो मुझे यहाँ पर दो एंगल्स जो है ना यहाँ पर मिल रहे हैं, समझ में आए, मुझे यहाँ पर दो एंगल मिल गए। अब यहाँ पर हम लोग ये वाले पार्ट को हमने x लिया था और ये वाले पार्ट को हमने y लिया था, बराबर, दोनों एक को x लिया था एक को y लिया था। तो अब यहाँ से हम लोगों को कंक्लूजन मिलने वाला है। एक फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए साइन a प्लस बी का, है ना। तो मैं साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लिख देता हूँ, विच इज साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। देखो प्लस है तो प्लस लेने का, अगर माइनस आया तो माइनस लेने का, ठीक है ना, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हम लोग क्या फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, देखो साइन ए की जगह पर हमने यहाँ पर x कंसिडर किया है ना, एक एंगल को x कंसिडर किया है और दूसरा एंगल को हमने y कंसिडर किया है। तो यहाँ पर प्लस कंसिडर कर रहा हूँ, क्यों कंसिडर कर रहा हूँ समझाता हूँ। साइन x कॉस y, प्लस है तो प्लस लेंगे, कॉस x साइन y। अब साइन x का वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी मिला है, बराबर ना, साइन x का वैल्यू है 8/17, यहाँ पर आएगा 8/17 इंटू कॉस y का वैल्यू है 4/5 प्लस कॉस x 15/17 साइन y। व्हाट इज साइन y का वैल्यू, इट इज 3/5। अब डिनोमिनेटर में देखो 17 5 85 बनेगा, 8 4 32 प्लस वापस से 17 5 85, 15 3 45। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखेंगे 85, बराबर, और न्यूमरेटर जो है वो ऐड हो जाएगा। 5 + 2 is 7 and 4 + 3 is also 7, तो मुझे 77/85 मिल रहा है। ठीक है, देखो सम कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पर मुझे ना साइन x प्लस y का वैल्यू मिल रहा है 77/85। अब अगर ये साइन को वहां ले जाऊं, साइन वहां पर जाकर क्या बनेगा, साइन इनवर्स बनेगा, बराबर। साइन इनवर्स किसका, इनवर्स 77/85 का इज इक्वल टू, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बच गया, x प्लस y। अब यहाँ पर बताता हूँ कि मैंने प्लस की साइन को क्यों कंसिडर किया था। देखो यहाँ पर प्लस ऑलरेडी है हमारे पास, बराबर, क्वेश्चन में देखो हमारे पास में क्वेश्चन में क्या दिया, प्लस दिया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया, समझ में। अगर वहां पर माइनस की साइन होती तो मैं सब्ट्रैक्ट करता, डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन। हो सकता है ये फॉर्मूला यूज हुआ हो। एक और फॉर्मूला है, कभी कभार वो भी हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे मैं लिख करके दे देता हूँ, cos a प्लस माइनस बी। ये फॉर्मूला आपको हो सकता है आता होगा, फिर भी लिख कर दे रहा हूँ, cos a cos b, प्लस है तो माइनस लगाने का। सी वाला बंदा चोर रहता है, जो बोलता है उसका उल्टा काम करता है, याद रखने का। प्लस है तो माइनस करने का, माइनस आया तो प्लस करने का, ठीक है ना। cos a cos b माइनस साइन a साइन b, और साइन को हम लोग अगर माइनस यहाँ पर कंसिडर किए तो यहाँ पर प्लस आएगा, बस इतना आप लोगों को याद रखना है। जो भी आपको सम देखने मिलेगा उसके हिसाब से फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्लस तो क्लियर हो गया रहेगा कि हमने प्लस क्यों इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर ये x और ये y क्या है, देखो ना, x और y का वैल्यू तो हमारे पास में दिया हुआ है। x क्या है हमारे पास में, साइन इनवर्स ऑफ 8/17, बराबर, प्लस y क्या है, y भी हमने अज्यूम किया था, साइन इनवर्स ऑफ 3/5, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 77/85, और ये है आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन देखोगे तो हम लोग को एग्जैक्टली यही चीज को प्रूफ करने का था, ठीक है। मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, हो सकता है कि ऐसे कैटेगरी पूछे आप लोगों को। इसमें ना थोड़ा सा कंसेप्ट और मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज देखा कि साइन इनवर्स ऑफ 8/17 है, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 है ना। अब यहाँ पर कहीं भी मेंशन्ड नहीं था कि कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर उसने कोई क्वाड्रेंट मेंशन कर दिया, मान लो वो बोल ले कि ये वाला जो एंगल है, मैं दूसरी स्लाइड ले लेता हूं, साइन इनवर्स ऑफ 8/17 के लिए, साइन इनवर्स ऑफ 8/17 मान लो। अब आपने इसको तो x अज्यूम कर लिया है ना, तो यहाँ पर आपको साइन x का वैल्यू जो है वो 8/17 देखने के लिए मिल रहा है ना। आपने उसको साइन इनवर्स को वहां लेकर गया, साइन x का वैल्यू आपने बना लिया, एक पार्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। मान लो कि ये बोल दिया कि ये जो है ना थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में का क्या मतलब हुआ, एड शुगर टू कॉफी,
यहाँ पर ऑल था, यहाँ पर साइन और कोसेक है ना ही पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर टैन और कॉट ही पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर कॉस और सेक ही पॉजिटिव होंगे, है ना। इतना हम लोगों को ऑलरेडी कंसेप्ट क्लियर था। यहाँ पर बोल रहा है कि ये बंदा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। एक्स मतलब जो है ना, एक्स एंगल जो है ना वो कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब मुझे यहाँ से अगर कॉस का वैल्यू फाइंड करना है, कॉस का वैल्यू फाइंड करना है, जब मैं कॉस का वैल्यू फाइंड करूंगा तो मैंने पिछली बार मैंने फाइंड करके रखा था, कॉस का वैल्यू मुझे यहाँ पर मिला था 15/17, बराबर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 15/17। अब सवाल ये है कि आंसर प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, आंसर प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। आपको यहाँ पर साइन एक्स का वैल्यू बोल रहा है, बट एक्स जो एंगल है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में, एंगल एक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। आपको एंगल जो मिला, एक्स का वैल्यू जो मिला 15/17 मिला, तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे कि कौन पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट ही पॉजिटिव है, हमारे पास तो कॉस है, तो कॉस जो रहेगा ना वो नेगेटिव रहेगा। समझ में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पर बोल दिया तो भाई ये नेगेटिव ही रहेगा। मान लो वो थर्ड क्वाड्रेंट की जगह बोल दे भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखोगे तो कॉस और सेक पॉजिटिव है और हमारे पास कॉस आ रहा है, तो कॉस एक्स का वैल्यू हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये वाले टाइप के लिए ना थोड़ा एक मेजर कंसेप्ट था मेरे हिसाब से, आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए, इसलिए ये सम के साथ मैंने आप लोगों को बता दिया। आप जितना मैंने आप लोगों को अभी बताया वीडियो में, आप इतना ही कर लोगे तो मेरे हिसाब से आपके 10 मार्क्स निकालना काफी सिंपल है। मैं बोलता हूँ पेपर को अभी भी टाइम है, हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए भी टाइम है। वन शॉट सीरीज मैंने बाकी की भी अपलोड किया हुआ है, वहां से भी आप पूरा सेशन अच्छे से देख करके अपना कवर कर सकते हैं, ठीक है। 10 मार्क्स मैं बोल रहा हूँ आपको इजीली अच्छे से मिल जाएंगे अगर आप सिर्फ इतना ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो। दिस इज सैयद काशिफ साइनिंग ऑफ। जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।